ओके। अब अभी जा रही है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से केजीएस में। और साथियों, आज के सेशन में हम सब चर्चा करने वाले हैं जो हाल ही में आप लोगों ने करंट अफेयर्स के टेस्ट जो दिए, उसी पे आज का चर्चा है, डिस्कशन है। जाहिर सी बात है, ये जो टेस्ट है आप सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छे से इसमें शामिल हुए हैं और काफ़ी अच्छा स्कोर भी रहा है। और क्वेश्चंस जैसे बीपीएससी फाइनल एग्जाम में पूछती है, ठीक उसी पैटर्न पे केजीएस में भी सेट हुआ था। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि क्वेश्चंस को सेट करने वाली जो टीम है, उन्होंने इस बात का विशेष ख्याल रखा कि क्वेश्चंस को तीनों सेगमेंट में उन्होंने पूछा है। उसमें कुछ एवरेज क्वेश्चंस हैं, मॉडरेट क्वेश्चंस हैं और टफ क्वेश्चंस भी हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस आप ये मान लो कि आपको जो रियल एग्जाम है उसी का आपको फील आया होगा।
और केजीएस की टीम का ये एफर्ट्स है, हम लोग का ये मानना है कि अगर आप मॉडरेट और उसके भी टफ लेवल, उससे भी ऊपर लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाएंगे तो जाहिर सी बात है एग्जाम आपको काफ़ी आसान लगेगा और आप वहाँ काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। इस बार जो करंट अफेयर्स की क्लास हुई थी, आपकी जो टेस्ट हुए थे इस बार, लास्ट जो टेस्ट हुआ है साथियों, उसमें आपने देखा होगा कि 3 महीनों के करंट अफेयर्स आपको वहाँ पे करवाए गए थे, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और अगली जो आपके टेस्ट होने वाले हैं उसमें है जनवरी, फरवरी और मार्च। तो आई होप कि आप सभी बच्चे अगले टेस्ट में जुड़ चुके होंगे तैयारी करने में, और जनवरी, फरवरी, मार्च की क्लासेस हुई है तो आप लोग एप्लीकेशन पे फाउंडेशन कोर्स में रिवीजन करेंगे, या फिर आपके पास जो केजीएस की मैगजीन है उसको या अन्य किसी भी मानक रेफरेंस को लेते हुए आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे लास्ट करंट अफेयर्स का टेस्ट, जिसमें अक्टूबर से लेकर के दिसंबर 3 महीनों का जो करंट अफेयर्स से संबंधित 150 प्रश्न का जो टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन, और प्रयास करूंगा कि बहुत ही तरीके से आपको उन शब्दों को आपको मैं बताऊंगा, खास करके जहां पे आप कंफ्यूज हो गए थे और जानते हुए भी कई सारे प्रश्नों को आपने गलत किया था। तो चलिए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं और तमाम महत्वपूर्ण सवाल हैं उन सवालों को समझते चलते हैं। एक बात और नोट करना आप सभी लोग कि जब आप सितंबर में फाइनल एग्जाम में जाइएगा तो इस सेशन को वापस से एक बार आप इसको थोड़ा सा 1.5x पे करके एक रिवीजन के फॉर्म में भी आप इसे देखते हुए चले, ताकि उस समय भी आपको थोड़ा हेल्प हो जाए। ठीक है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। 3 महीनों के तमाम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। ओके, तो चलिए आज के इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और एक जरूरी बात भी है, आप लोगों ने देखा होगा कि स्टूडेंट हमने आपको टेस्ट से ठीक पहले जो एक कोशिश थी कि कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिया जाए, वो हमने ऐप पे किया भी था। आप में से कई बच्चे उस ऐप पे जुड़ भी पाए थे और जिनके पास एक्सेस नहीं होगा बच्चे नहीं भी जुड़ पाए थे। बट आप चूंकि क्वेश्चन सेट करने वाली टीम टोटली बाहर से रहती है, तो हमने उसमें से ये बस प्रयास था कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो हम लोग अटेम्प्ट ले पाए, अच्छे से उसमें सवालों को बना पाए। ठीक है, तो आज के सेशन की शुरुआत करेंगे और पहला प्रश्न आपके सामने जो था स्टूडेंट, ये प्रश्न है G20 से संबंधित। किससे संबंधित है स्टूडेंट? G20 से। प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ना था और बनाने का प्रयास करना था। प्रश्न संख्या 1 प्रश्न है कि G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन, जिसको P20 कहते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट्स। तो पार्लियामेंट्री इसलिए इसको P20 कहते हैं। हाँ, ध्यान से समझेंगे। P20 मतलब P स्टैंड फॉर पार्लियामेंट्री। तो इसके बारे में कुछ कथन है, इस पे हमें विचार करना। पहली जानकारी कि P20 का 9वां शिखर सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया है। तो मुंबई में ऐसा आयोजन नहीं हुआ था, यह आयोजन हुआ है न्यू दिल्ली में। यह आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अगला जो सेंटेंस है वह है कि इस शिखर सम्मेलन का थीम है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद। यह जानकारी पूर्णतः सही है। पहला जो जानकारी था स्टूडेंट गलत हो गया, क्योंकि मुंबई के जगह न्यू दिल्ली होना चाहिए था। आगे जानकारी है कि अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व करने वाली पैन अफ्रीकी संसद ने पहली बार P20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। तो यह जानकारी भी पूर्णतः सही है। आपने जानकारी रखी होगी कि जब G20 की बैठक हुई थी स्टूडेंट, तो G20 की बैठक में भारत में एक प्रमुख निर्णय लिया गया और उसमें G20 में 19 देश प्लस एक यूरोपीय यूनियन जो था, उसके साथ साथ अब एक नया सदस्य इसमें शामिल हुआ है, अफ्रीकी यूनियन। और वही जानकारी यहाँ पे है कि P20 के शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ के प्रतिनिधि जो थे वो भी इसमें शामिल हुए थे क्या? तो बिल्कुल शामिल हुए थे। पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 3। और ये जो हमारा पेयर है स्टूडेंट वो है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे सही करना था। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है स्मार्ट सिटी से। स्मार्ट सिटी के बारे में आपको पता होगा कि भारत सरकार ने 2015 में इस प्रोग्राम की घोषणा किया था। देश भर में 100 स्मार्ट सिटी का निर्माण करने का लक्ष्य था। सिटी की कैपेसिटी को बढ़ाने का लक्ष्य था। उसके बारे में कुछ बातें लिखी गई है और उस पर हमें सेंटेंस पे ध्यान देना था। पहला जो जानकारी है स्टूडेंट कि इसका आयोजन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत कराया जाता है। पहली जो जानकारी। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना, ये थोड़ा सा यहाँ 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, हाँ, देन यहाँ पे 3 है, उसके बाद 4 होगा। तो इसमें से हमें पूछा जा रहा है स्टूडेंट कि कौन सा कथन सही है, कौन सी कथन गलत है। जो पहला जो सेंटेंस है
पहला जो सेंटेंस है ये पूर्णतः सही है। यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या है, पूरी तरह से। मिनिस्ट्री कौन सा है स्टूडेंट, तो अर्बन एंड हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ये मंत्रालय के द्वारा जो है ये स्मार्ट सिटीज मिशन का आयोजन किया जाता है। यह जानकारी पूरी तरह से सत्य है। इस पुरस्कार में कर्नाटक, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश ने शीर्ष 3 राज्य के रूप में उभरे हैं। स्टूडेंट यह जानकारी गलत थी। जो स्मार्ट सिटीज में जो 3 टॉप राज्य हैं उनमें से जो राज्यों का नाम है स्टूडेंट वह है एमपी, तमिलनाडु और राजस्थान। एमपी, उसके बाद है तमिलनाडु जैसा कि ऊपर में लिखा हुआ भी है, और उसके बाद जो राज्य स्टूडेंट वह है राजस्थान। राजस्थान, हाँ राजस्थान। तो यहां पे दूसरा सेंटेंस हो गया, ये हमारा गलत हो गया। आगे है कि ISAC उन शहरों, परियोजनाओं और नवीनमनसी विचारों को मान्यता देता है जो पुरस्कृत करता है, जो 100 स्मार्ट शहरों में सतत विकास को बढ़ावा देता है। यह जानकारी जो है ये पूरी तरह से सत्य है, पूरी तरह से सही है। हाँ, इंडिया स्मार्ट सिटीज मिशन क्या है स्टूडेंट, एक प्रतियोगिता है शहरों के बारे में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। कितने शहरों के बीच में प्रतियोगिता है, 100 स्मार्ट शहरों के बीच में। तो सही कथन हो गया हमारा 1 और 3। जो पेयर आप यहाँ पे देख सकते हो वो कौन सा है, यहाँ पे भी हमारा पेयर बन रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। पेयर कौन सा बन रहा है भी, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। हाँ, आगे फिर से सवाल है, यह प्रश्न सीधा सवाल है। आप में से कई बच्चों ने इसे काफी अच्छे से इसको बनाया भी होगा। प्रश्न है कि बताओ वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है, इंडिया का स्थान क्या है। तो साथियों इसमें टोटल 132 देशों ने भाग लिया। 132 कंट्रीज जो थे इस लिस्ट में शामिल थे, और भारत का स्थान जो है स्टूडेंट वह है 40 नंबर पे इंडिया है। इसमें से कई बार एग्जाम में आपसे ऐसे सवाल भी पूछे जाएंगे कि बताओ टॉप कंट्रीज कौन कौन से हैं जो इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। तो स्टूडेंट सबसे ऊपर जो देश है वह है स्विट्जरलैंड। सबसे ऊपर जो देश है स्टूडेंट वह है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के बाद जो दूसरे नंबर पे देश है साथियों वह है स्विट्जरलैंड के बाद जो दूसरे नंबर पे देश है वह है स्वीडन, और स्वीडन के बाद हो जाएगा यूएसए। स्वीडन के बाद हो जाएगा 3rd रैंक पे यूएसए। और हमारा रैंक क्या है, भारत का स्थान क्या साथियों, तो भारत 132 देशों में नवाचार के मामले में, इनोवेशन के मामले में हमारा रैंक हो गया 40 नंबर पे। कौन रिपोर्ट प्रकाशित करता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। वीपो, वर्ल्ड इनोवेशन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल राइट्स प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा इस इंडेक्स को इसको प्रिपेयर किया जाता है, इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। इनोवेशन क्या है आप सब जानते होंगे कि जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं पहले से उसको ज्यादा उपयोगी बनाने का जो काम किया जाता है साथियों वो इनोवेशन कहलाता है। और दुनिया में जो पहला रैंक इस इंडेक्स में मिला है वह देश है स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पे स्वीडन है और 3rd नंबर पे यूएसए है। भारत का स्थान क्या, भारत 40वें नंबर पे 40 रैंक पे। आगे फिर से प्रश्न है, आगे प्रश्न है कि बताओ प्रश्न संख्या 4 में आपसे सवाल पूछा गया था, ये न्यूज़पेपर में भी काफी खबरों में रहा था, हम लोगों ने करंट के डिस्कशन में भी शायद डिस्कशन में देखा था। R21 मैट्रिक्स M जो हाल ही में खबरों में था, पूछा जा रहा है कि विच वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज, ये किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। तो साथियों इसका संबंध जो है ये WHO के द्वारा इसको हाल ही में मलेरिया के लिए अप्रूव्ड किया गया एक प्रकार का वैक्सीन है। ये मलेरिया वैक्सीन रिकमेंडेड बाय द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया के टीका के रूप में इसको अप्रूव कर दिया है। आपसे यह भी सवाल हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए कि इसे किसने डेवलप किया है। तो स्टूडेंट इसे डेवलप करने वाला संस्था का नाम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद एक जो इंस्टीट्यूट है स्टूडेंट उस संस्था का नाम है जेनर इंस्टीट्यूट और सीरम इंस्टीट्यूट। जेनर इंस्टीट्यूट और भारतीय वैक्सीन निर्माण करने वाली एक बड़ी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम इंस्टीट्यूट, ये तीनों ने मिलकर के इस वैक्सीन को निजात किया है और इसको रेकमेंड किया है, हाल ही में अनुशंसित किया है WHO ने। एग्जाम में डायरेक्ट आपसे कई बार सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि इसका संबंध किस रोग से है, किस डिजीज से है। तो हम लोगों ने इसमें जानकारी रखेंगे कि यह संबंधित है मलेरिया। मलेरिया के टीका के रूप में इसको WHO ने अप्रूव कर दिया है, इसको यहाँ पे मान्यता दे दी है। आगे प्रश्न है कि भारत की पारुल चौधरी चीन के हांगझोउ में संपन्न 19वें एशियाई खेलों में किस खेल में स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो पारुल चौधरी जो है इन्होंने 5000 मीटर की दौड़ में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है।
स्वर्ण पदक इन्होंने यहाँ पे जीता है, गोल्ड मेडल यहाँ पे इन्होंने जीता। और पारुल चौधरी ने इसी आयोजन में स्टूडेंट 3000 मीटर का जो रेस होता है उसमें इन्होंने रजत पदक भी जीता है, सिल्वर मेडल भी यहाँ पे इन्होंने जीता है। तो हमें प्रश्न केवल यह पूछा गया था कि गोल्ड मेडल इसमें, स्वर्ण पदक इसने किस में जीता है। तो भाई इन्होंने 5000 मीटर का जो रेस हुआ था उसमें इन्होंने, पारुल चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता था। और यह भी जानकारी है कि 19वें एशियाई खेलों में भारत ने कुल 117 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीता है भाई भारत ने? 107, 107, 117 नहीं, 107 मेडल भारत ने यहाँ पे जीते हैं। भारत जो है वो चौथे स्थान पे रहा है। भारत स्टूडेंट इसमें 4th नंबर पे रहा है। चाइना पहले पे है, जापान, दक्षिण कोरिया, उसके बाद भारत का स्थान था मेडल लिस्ट में। ग्रीन अमोनिया, पिछले दिनों यह भी खबरों में था। तो ग्रीन अमोनिया के बारे में कुछ सेंटेंस लिखे गए हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रीन अमोनिया। इसके बारे में बातें, पहली कि भारत ने पहली बार मिस्र से ग्रीन अमोनिया का आयात किया है। ठीक है, ये जानकारी क्या सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। इसको इंपोर्ट किया है ग्रीन अमोनिया को। कहां से इंपोर्ट किया गया स्टूडेंट? तो भारत ने इंपोर्ट किया है मिस्र से, इजिप्ट से। और भारत में इसको इंपोर्ट किया गया है जिस बंदरगाह से स्टूडेंट, उसका नाम है चिदम्बरम बंदरगाह। और चिदम्बरम जो बंदरगाह है स्टूडेंट, पोर्ट जो ये है, बंदरगाह जो है यह है तमिलनाडु में। वहीं से इसको इंपोर्ट किया गया है, तमिलनाडु से इसको यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है। पहली जानकारी बिल्कुल सही है। आगे प्रश्न है कि इसे हैबर-वॉश विधि से हाइड्रोजन से और नाइट्रोजन को मिलाकर बनाया जाता है। यह भी जानकारी पूरी तरह से सत्य है। ब्राउन अमोनिया की तुलना में इसके उत्पादन की लागत जो है वो काफी कम है। यह भी जानकारी पूरी तरह से सही है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा, जो सही कथन है स्टूडेंट, वह है ऑल ऑफ द एबव। इसमें क्या हो जाएगा कि उपरोक्त में से सभी कथन जो है वो सही है रिगार्डिंग ग्रीन अमोनिया। तो ग्रीन अमोनिया को हाल ही में भारत ने किस देश से इंपोर्ट किया था? मिस्र से। किससे इंपोर्ट किया है स्टूडेंट? मिस्र से भारत ने इसको यहाँ पे इंपोर्ट किया है। हाँ, आगे बढ़े। अगला सवाल फिर से था नोबेल पुरस्कार। आप सभी बच्चों को ये जानकारी रखना है कि नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्न तो परीक्षा में आएंगे ही आएंगे ना। प्रश्न है कि बताओ इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है क्लाउडिया गोल्डीन को। आगे शायद एक दो प्रश्न और मिल जाए आपको, हाँ, अलग अलग भाषाओं में। तो यहाँ पे जानकारी रखना है कि क्लाउडिया गोल्डीन जो है उन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। और क्लाउडिया गोल्डीन ने बेसिकली स्टूडेंट विमेन लेबर फोर्स के बारे में बात किया था। महिलाओं का जो है इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कैसे बढ़ाया जाए, इकोनॉमी में कैसे इनके योगदान को बढ़ाया जाए, लेबर फोर्स में इनके योगदान को कैसे बढ़ाया जाए, उसको लेकर के इनका स्टडी रहा है। जो श्रम बल है उसमें महिलाओं का योगदान कैसे बढ़ाया जाए, उसको लेकर के इन्होंने स्टडी किया है। क्लाउडिया गोल्डीन के बारे में एग्जाम में सवाल हो सकता है कि किस देश से बिलोंग करती हैं। तो ये अमेरिकी हैं और अमेरिका में रहते हुए जो है इनका जो स्टडी है, इनका जो अध्ययन है वह पूरी तरह से अर्थशास्त्र पे आधारित है। तो क्लाउडिया गोल्डीन का जो अध्ययन है किस पे है? अर्थशास्त्र में महिलाओं का योगदान कैसे अर्थव्यवस्था में बढ़ेगी उसको लेकर के। मॉस्को फॉर्मेट खबरों में था। प्रश्न है कि इसके बारे में सही कथन की पहचान करिए। पहला जो जानकारी है कि मॉस्को फॉर्मेट की 5वीं बैठक कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था। साथियों, ये जो मॉस्को बैठक हुई है ना, ये अफगानिस्तान में अस्थिरता को चाहने वाले देशों की बैठक है। और इसकी जो बैठक हुई थी साथियों, ये कजाकिस्तान में नहीं हुआ बल्कि रूस में हुआ है। रूस का शहर का नाम है कजान में। कहाँ पे हुआ स्टूडेंट? ये जानकारी गलत हो जाएगा, तो आप यहाँ पे स्पष्ट तौर पे नोट कर सकते हैं कि रूस में हुआ है। रूस के कजान सिटी में इसका आयोजन हुआ है, कजान शहर में इसका आयोजन हुआ है मॉस्को फॉर्मेट का। आगे जानकारी है कि इसमें रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान इत्यादि जो देश है और भारत भी इसमें शामिल हुआ था या शामिल नहीं हुआ था, तो ये सब शामिल हुए थे, है ना, ये सही जानकारी। दूसरा, मॉस्को फॉर्मेट का मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय सुलह प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है। तो ये भी जानकारी यहाँ पे सही है। बिल्कुल, मॉस्को फॉर्मेट इस बात के लिए है कि अफगानिस्तान में कैसे शांति को बहाल किया जा सके, कैसे पीसफुल एनवायरनमेंट को बहाल किया जा सके। ठीक है, तो ये दोनों जानकारी सही है। पूछा गया है कि गलत क्या है ना, गलत कौन सा कथन है? तो साथियों गलत इसमें केवल एक कथन है और वह है पहला वाला। गलत कथन केवल कौन सा है? तो गलत है कि द 5th मीटिंग ऑफ द मॉस्को फॉर्मेट हेल्ड इन अस्ताना कजाकिस्तान। ये कथन हमारा इनकरेक्ट हो गया। इसकी बैठक हुई कजान, रसिया के अंदर ये बैठक हुआ है। तो ये जानकारी हम लोगों ने देखा। आगे फिर से प्रश्न है, अगला प्रश्न कि बताओ
पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पाटा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहली जानकारी कि पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पाटा ट्रैवल मार्ट का 46वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। पहली जानकारी यहाँ पे कि क्या यह बैठक नई दिल्ली में हुआ है? जी हाँ, यह बैठक कहां पे हुआ स्टूडेंट? नई दिल्ली में हुआ, जिस कारण से खबरों में था। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि यह वैश्विक खरीदारों और विक्रेताओं के बीच जो है व्यापारिक संपर्क हेतु एक मंच है। पाटा क्या एक फोरम है खरीदने बेचने के लिए, सेलर्स और बायर्स के लिए? हाँ, एक मंच के रूप में काम करता है पैसिफिक रीजन में। अगली जानकारी कि पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन की स्थापना 1991 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मनीला में है। ये जानकारी बिल्कुल गलत हो जाएगा स्टूडेंट, 1991 में नहीं बल्कि इसकी स्थापना हुई 1951 में, 1951 में, और इसका जो मुख्यालय स्टूडेंट वो बैंकॉक में है, न कि मनीला, न कि मनीला। अब आगे देखिए कि पूछा क्या जा रहा है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन हमें यहाँ पे दो दिख रहा है, पहला और दूसरा सेंटेंस, दो यहाँ पे सही हो गया, यानी कि हमने सही उत्तर करना था बोथ 1 और 2। हाँ, पहला जो ऑप्शन है वो हमारा सही था। तो ऐसे प्रश्नों पे आप देखिएगा, गौर करना कि जब भी आपको एसर्टेशन वाले सवाल पूछे जाएंगे तो आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई वर्ष लिखा रहे, कोई स्थान का नाम लिखा रहे, तो आप थोड़ा सतर्क हो जाना, ठीक है, क्योंकि गलतियां वहीं पे कराई जाती है और एग्जाम के अंदर जो है इसी प्रकार का काम वहां पे भी होता है। हालांकि आपने ये टेस्ट में भी अनुभव कर लिया है, ये अच्छी बात है, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी गलतियों से ही आप सीखते हैं। तो जो भी आप गलत करते हैं, जिन प्रश्नों को आप गलत करते हैं, उसके लिए अलग एक नोटबुक रखिए और उस नोटबुक में उन गलतियों को लिख लीजिए, ताकि आने वाले समय में अगली बार जब वो सवाल आपके पास आए, वो कंसेप्ट आपके पास आए, तो आप दोबारा गलती ना करें, है ना। एक गलती माफ, दूसरी गलती माफ नहीं होगी। तो प्रयास करना है कि आप अपनी गलतियों को नोट करते चलना। हाँ, और ये केवल करंट अफेयर्स में नहीं करना, बाकी जीएस के विषयों के अंदर भी आप इस तरह की चीजों को लागू कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल क्या है आपसे उसे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कि रसायन प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में कथनों पर विचार करो। ठीक है, ये जो है स्टूडेंट विचार करना है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल्स मैनेजमेंट। पहला जो सेंटेंस है कि रसायन प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 5वां सत्र की मेजबानी जर्मनी की सरकार ने बॉन सिटी में किया है। हाँ, यह आयोजन रिसेंटली कहां पे हुआ है? जर्मनी के वॉन सिटी में। हाँ, नेक्स्ट है कि 5वें सत्र का आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा किया गया था। क्या? बिल्कुल, ये जो 5वां बैठक हुआ है साथियों, इसका आयोजन किसने किया है? यूएनईपी ने किया है। किसने किया भाई? यूएनईपी ने। और ये दोनों कथन हमारा यहाँ पे राइट है, सही है, ठीक है, दोनों कथन यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इस तरह के सवाल तो एग्जाम में आएंगे ही। हरिमो शक्ति निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य होता है? इस वर्ष भारत में हुआ था, पिछले वर्ष कहां पे हुआ है? मलेशिया में हुआ था। इस वर्ष भारत में, पिछले वर्ष कहां हुआ है? मलेशिया में। तो किन देशों के मध्य आयोजित होता भी? भारत और मलेशिया के मध्य होने वाला यह सैन्य अभ्यास है और इसी के संदर्भ में आपसे यहाँ पे सवाल पूछा गया था। तो सैन्य अभ्यास से तो क्वेश्चंस रहते ही हैं। पिछला आयोजन कहां पे हुआ है? मलेशिया। इस वर्ष का आयोजन कहां पे? तो भारत के अंदर। आगे प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में कितनों पर विचार करें। आगे प्रश्न था अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में कुछ सेंटेंस लिखें, उस पर आपको विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल सोलर अलायंस। पहली जानकारी, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 6ठी बैठक पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया है। पहला जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, क्या यह बैठक पेरिस के फ्रांस शहर के अंदर हुआ है? तो स्टूडेंट ये जो बैठक हुआ है वो पेरिस फ्रांस में ना होकर के जो ये बैठक है साथियों, ये हुआ है न्यू दिल्ली में। कहां पे बैठक हुआ है? न्यू दिल्ली के अंदर। हाँ, कहां पे बैठक हुआ है? नई दिल्ली के अंदर। तो ये पेरिस गलत हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा हमारा न्यू दिल्ली। दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं। दूसरा सेंटेंस कि यह 120 से अधिक हस्ताक्षरकर्ता देशों का गठबंधन है, जिनमें से अधिकांश या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कर्क रेखा या मकर रेखा के ऊपर स्थित हैं। असल 120 देशों का नहीं, हस्ताक्षर इसमें जो किया गया है वो 119 देशों के द्वारा किया गया है। कितने देशों ने इस पे हस्ताक्षर किया है? ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो था स्टूडेंट, ये 2015 में बना है। भारत और फ्रांस के प्रयासों से बना है। और ISA जो है, इसमें अगर सदस्य, पूर्ण सदस्य जो है वो 99 है। लास्ट सदस्य स्पेन बना है ना, अभी रिसेंटली ये न्यूज में था, स्पेन बना है। तो 120 के जगह देशों का जो नाम होना चाहिए था वो 119 होना चाहिए था। आगे है कि सभी हस्ताक्षर देशों द्वारा ISA फ्रेमवर्क समझौते
का अनुसमर्थन किया गया है क्या? आईएसए फ्रेमवर्क में जो समझौते हुए हैं उसको सबने रिकमेंड किया है क्या? नहीं, इसमें सभी देशों ने रिकमेंडेशन नहीं दिया है, बल्कि 119 में से केवल 98 कंट्रीज ने ये रिकमेंडेशन किया है। कितने देशों ने इसमें अनुसमर्थन दिया, मतलब जो इसके फ्रेमवर्क है इसको कितने लोगों ने अप्रूव किया है? तो केवल 98 कंट्रीज ने। ठीक है, तो ये भी सेंटेंस क्या हो गया? गलत। तो पहली जानकारी बैठक नई दिल्ली में हुई थी तो पेरिस था, वो भी गलत। 120 देशों में ये भी गलत, और सबने दिया है इस पे रिकमेंडेशन, ये भी गलत। यानी कि इस प्रश्न का हमने सही उत्तर करेंगे कि उपयुक्त में से कोई नहीं, और नॉन ऑफ द एबव। हाँ, ऊपर में जितने भी ऑप्शन सेंटेंस लिखे गए हैं सब इनकरेक्ट है, सब यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को आप देखेंगे, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेगा, और ऐसे प्रश्नों पे विशेष रूप से ध्यान देना है। सोलर अलायंस के बारे में काफी खबर है। सोलर अलायंस रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बेस्ट सोर्स है। आपने देखा होगा कि भारत ने टारगेट भी किया हुआ है, वर्ष 2030 तक हमें 500 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य हमने रखा हुआ है, और उसमें सोलर एनर्जी का जो एक बड़ा योगदान है। तो उसी से संबंधित ये बैठक हुई है नई दिल्ली के अंदर। आगे प्रश्न है आईएनएस सुमेधा, किसके बारे में सवाल है स्टूडेंट? आईएनएस सुमेधा के बारे में। और इसमें प्रश्न है पहला कि बताओ आईएनएस सुमेधा जो है नेवल शिप सुमेधा के बारे में। यह समुद्री डकैती की आशंका वाली गिनी की खाड़ी में भारतीय नौसेना की दूसरी गश्ती पोत के रूप में इसको तैनात किया गया है। बिल्कुल। आगे जानकारी है कि यह सरयू श्रेणी का एक स्वदेशी नौसैनिक अपतटीय पोत है, एक ऑफशोर जो है वो पेट्रोलिंग वेसल्स है। बिल्कुल सही है, ये भी जानकारी पूर्णतः क्या है? सत्य है, सही है। आपने सुना होगा कि दुनिया में जो सबसे बड़ा व्यापार होता है, सर्वाधिक जो व्यापार होते हैं, ट्रेड जो होता है, वो ट्रेड में सबसे ज्यादा योगदान है समुद्री मार्गों का, है ना। समुद्री मार्गों से ज्यादा व्यापार होता है। भारत में भी 80% से ज्यादा, लगभग 85% तक का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है समुद्री मार्गों से होता है। और समुद्री मार्गों में जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो समुद्री डकैती की घटनाएं भी बढ़ता है। एक देश है सोमालिया, और सोमालिया एक ऐसा देश है स्टूडेंट जो इसके लिए विख्यात है पूरी दुनिया में, समुद्री डकैती सबसे ज्यादा ही करता है। और इसको साधने का जो काम किया जाता है वो इंडियन नेवी के द्वारा किया जाता है। भारतीय नौसेना के जहाजों के द्वारा इस पर काफी निगरानी रखी जाती है। तो ये क्रम जो आप देखेंगे यहाँ पे वो यही है। समुद्री डकैती की आशंका वाले गिनी की खाड़ी में किसे तैनात कर दिया गया था हाल ही में? तो आईएनएस सुमेधा को तैनात किया गया था। ये दूसरा पोत है जो हमने वहां पे तैनात किया है। और ये कैसा पोत है भाई? स्वदेशी नौसैनिक अपतटीय गश्ती पोत है। कैसा पोत है ये? तो ये क्लास नेवल जो है ऑफशोर पेट्रोल वेसल है के रूप में इसको यहाँ पे तैनात किया गया है। यहाँ पे दोनों जानकारी हमारा पूर्णतः सही हो जाएगा, यानी कि हम लोग उत्तर जो देखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे, है ना। आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवरत्न कंपनियां नहीं है? अच्छा, प्रश्नों में कई बार आपसे यहाँ पे भी गलती होता है ना, नहीं है पूछा गया है, तो कई बार लगता है कि नवरत्न कंपनी कौन है ये पूछ रहा है। तो इसमें नवरत्न कंपनियों का नाम एक बार अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसमें से 3 कंपनी हमें नवरत्न कंपनी दिख रही है। देखो, एक ये भेल नहीं, आरबीएनएल नवरत्ना कंपनी है, रिसेंटली बना था। राइट्स नवरत्ना कंपनी है, इरकन नवरत्ना कंपनी है। तो ये तीनों तो नवरत्ना कंपनी है। भेल और एचपीसीएल ये नवरत्ना कंपनियों के समूह में है क्या? भेल और एचपीसीएल ऑब्वियसली आप कहेंगे नहीं, है ना, आप कहोगे नहीं। तो ये दोनों कंपनियां जो स्टूडेंट वो इस सूची में शामिल नहीं है। और चूंकि यहाँ पे हमने इस शब्द का प्रयोग किया है नवरत्न कंपनी, तो आप नवरत्न कंपनी के संदर्भ में बात करें तो वर्तमान समय में 17 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, पीएसयूज हैं, जिन्हें नवरत्ना का दर्जा प्राप्त है। और नवरत्न कंपनी के संदर्भ में बातें ये है स्टूडेंट कि हाल ही में 3 कंपनियों को, रिसेंटली 3 कंपनियों के दर्जा प्राप्त हुआ, राइट्स, इरकन और एक कंपनी है इरेडा, हाँ, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो इसको भी हाल ही में जो है मान्यता मिला है 17वां कंपनी के तौर पे। ये भी नवरत्ना कंपनी के रूप में लिस्टेड है। तो इसमें से केवल ये 2 नवरत्ना की समूह में नहीं है बल्कि महारत्ना में है। तो हम लोग इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे करेक्ट करेंगे। आदि महोत्सव जो हाल ही में जमशेदपुर में हुआ है, इसके बारे में कथनों पर विचार करना है। पहली जानकारी कि इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय के द्वारा होता है, बिल्कुल भी नहीं। यह आयोजन जो है साथियों ये भारत में जनजातीय और आदिवासी मामलों के मंत्रालय, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, और
उसमें भी आदिवासी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जो इसका आयोजन होता है स्टूडेंट, उसके लिए काम करने वाला एक संस्था है जिसको बोलते हैं ट्राइफेड, वह इसका आयोजन करती है। और इस वर्ष जो आयोजन हुआ है आदि महोत्सव का, यह आयोजन हुआ है जमशेदपुर झारखंड में। जमशेदपुर झारखंड के अंदर यह आयोजन हुआ है। तो उसी के संदर्भ में बातें हैं। पहली जानकारी हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया है, आगे बढ़ते हैं कि यह आदिवासी उद्यमिता जो एंटरप्रेन्योरशिप है, शिल्प क्राफ्ट इत्यादि को, वाणिज्य को आगे बढ़ाने के लिए एक वार्षिक उत्सव है। बिल्कुल सही है, ये वार्षिक उत्सव हर वर्ष का आयोजन हो रहा है। यह देश भर के जनजातियों की समृद्ध और विविधतापूर्ण विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण फोरम के रूप में, मंच के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल यहाँ पे सही बात है। जो भारत में डाइवर्स जो उनकी कल्चर है, भारत में जनजातियों की जो आबादी है साथियों, वो आबादी कंपेयर टू बाकी पॉपुलेशन की तुलना में भले कम है, लेकिन सबसे जो स्ट्रॉन्ग जो कल्चर है, सबसे डाइवर्सिफाइड कल्चर, वो ट्राइबल्स के बीच में है। आप झारखंड को ही देख लो, बिहार को ही देख लो, बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार की जनजाति रहती हैं, ट्राइबल्स रहती हैं। और उन जनजातियों के अंदर भी जो है, एक जनजाति और दूसरे जनजातियों के कल्चर में भी काफी अंतर है। तो भारत सरकार के इस कार्यक्रम के तहत, जो आदि महोत्सव कार्यक्रम के तहत, उनके डाइवर्स कल्चर को जो है वो और प्रमोट करने का कार्य किया जाता है आदि महोत्सव के अंतर्गत, है ना। तो पहली केवल जानकारी यहाँ पे गलत है। हमें पूछा गया था सही कथन को बताइए, सही कौन है। तो सही यहाँ पे स्टूडेंट दो कथन यहाँ पे सही है हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी की ओर हम लोग जाएंगे ना, ऑप्शन नंबर सी की ओर। और ये आयोजन कहाँ पे हुआ था? जमशेदपुर झारखंड में आयोजन हुआ है। आदिवासी मामलों के मंत्रालय के द्वारा यह आयोजन होता है। भारत में अपराध 2022 रिपोर्ट के बारे में कथनों पर विचार करिए, है ना। कथनों पर विचार करना है अपराधों के बारे में। अब ये कथनों पर क्या विचार करना, जरा ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे, है ना। देखिए पहला जो सेंटेंस है कि भारत में अपराध रिपोर्ट आया है, क्राइम रिपोर्ट 2022, इस संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट। पहली जानकारी कि यह केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा जो है, सीबीआई के द्वारा जो है इस रिपोर्ट को वार्षिक रूप से जारी किया जाता है। बिल्कुल भी नहीं। यह जो रिपोर्ट है साथियों, इस रिपोर्ट को जारी करने का जो कार्य होता है, इस रिपोर्ट को जारी करने का कार्य जो है वो एनसीआरबी करती है। कौन ये रिपोर्ट जारी करता है? एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। रिपोर्ट कौन जारी करता है? एनसीआरबी रिपोर्ट जारी करती है, वार्षिक रिपोर्ट। ये सही जानकारी है। दूसरा, इस रिपोर्ट में अपराधों की गणना के लिए प्रिंसिपल ऑफेंस रूल का पालन किया गया है। सवाल है कि क्राइम अगेंस्ट वीमेन जो है हैज इंक्रीज बाय, सॉरी यहाँ पे क्या है कि प्रिंसिपल ऑफेंस रूल इज फॉलोड बाय काउंटिंग द क्राइम्स इन दिस रिपोर्ट। क्या इसमें इस रूल का पालन किया गया है? बिल्कुल पालन हुआ है। बात करेंगे क्या होता है, ठीक है। बिल्कुल पालन हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है 2021 की तुलना में 2022 में, 21 से 22 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 4% का जो है वो वृद्धि दर्ज यहाँ पे किया गया है। तो ये भी बातें हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये भी जानकारी पूर्णतः सही है। तो सही कौन सा है? 2 और 3। 2 और 3 जो है ऑप्शन नंबर बी में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब ना आप ध्यान देना, इस शब्द पे लिखा हुआ प्रिंसिपल ऑफेंस रूल का पालन किया जाता है। देखो प्रिंसिपल ऑफेंस रूल क्या होता है स्टूडेंट? एक घटना हुआ, हाँ एक घटना हुआ, एक एफआईआर हुआ, और उस एफआईआर के दौरान जो है वो कई तरह के अपराध के आरोप जो है वो लगाए गए। तो उसमें से जो सबसे संगीन अपराध जो होता है, जो उसमें से सबसे ज्यादा ऑफेंसिव, उसमें जो सबसे खतरनाक अपराध होता है, उसी अपराध को केवल एक के रूप में कंसीडर किया जाएगा। जैसे आप कल्पना करिए कि किसी व्यक्ति के घर में चोरी हो गया, और उस चोरी के क्रम में जो है वो कई तरह की चीजें हुई, और वो चोरी के दौरान बदसलूकी हुए, उनके जो है वो बहुत सारे ज्वेलरी इत्यादि को चोरी कर लिया गया, घर के दरवाजे तोड़ दिए गए, किसी व्यक्ति को डराया गया, धमकाया गया, किसी को मारपीट कर दिया गया, हो सकता है किसी की हत्या कर दी गई। तो जब उसका एफआईआर लिखाएगा तो उसमें 7-8 अपराध को दर्ज किया जाएगा एक ही एफआईआर में। तो उस एफआईआर में भले 7-8 अपराध दर्ज हैं, लेकिन उस पूरे मामले को केवल एक अपराध के रूप में कंसीडर करेंगे, और वह एक अपराध कौन सा होगा? वह एक अपराध होगा जो सबसे संगीन है, जो सबसे ऑफेंसिव है। तो इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफेंस रूल। कौन सा रूल कहते हैं भाई? प्रिंसिपल ऑफेंस रूल कहते हैं। और एनसीआरबी के द्वारा जो है इस रिपोर्ट को तैयार करने में, जो क्राइम रिपोर्ट है 2022 का, उसको तैयार करने में इसी रूल का यहाँ पे पालन हुआ है, ठीक है। तो ये जानकारी हम लोगों ने यहाँ पे देखा। आगे प्रश्न है कि कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 6ठी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है? आपसे ये पूछा जा रहा है कि यह बैठक जो साथियों ये कहां पर हुआ है। देखिए
इसका जो बैठक हुआ है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन स्टूडेंट, कहीं कहीं शॉर्ट में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो है CSC, 6 नंबर की मीटिंग कहां पे हुआ है भाई? मॉरिशस में हुआ है। कहां पे हुआ है? मॉरिशस में। ये जो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन है ना स्टूडेंट, इसका स्थापना किया गया है भारत, श्रीलंका और मालदीव के द्वारा। इसका स्थापना किसके द्वारा मिलकर किया गया स्टूडेंट? स्थापना, बाद में बहुत सारे देश इसमें शामिल हुए, लेकिन इसकी जो स्थापना हुई है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय दिस कंट्रीज, इन सब ने मिलकर के यहाँ पे इसको स्थापित किया है। और इसके स्थापना में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के बारे में बातें हैं कि ये क्या करता है? समुद्री सूचनाओं को साझा करता है। जो मैरीटाइम इंफॉर्मेशन होते हैं, जो समुद्री सूचना है, वो एक देश दूसरे देश को ट्रांसफर करता है। एक देश दूसरे देश को क्या करता है? तो ये ट्रांसफर करता है, उसको एक्सचेंज करने के काम करते हैं तमाम देश। तो इसकी स्थापना करने वाले देश है। और हाल ही में इसका 6 नंबर का जो मीटिंग है स्टूडेंट, वो कहां पे हुआ है? मॉरिशस में हुआ है। कहां पे? तो मॉरिशस के अंदर हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। आगे प्रश्न होगा कि किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने वर्ष 2023-24 के लिए विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ साझेदारी में प्रोजेक्ट प्रयास को शुरू किया है? प्रोजेक्ट प्रयास जो है वो किसने शुरू किया है? किसके साथ मिलकर के? भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर के। ठीक है, तो स्टूडेंट इसकी जो शुरुआत की गई है वो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने मिलकर शुरू किया है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के द्वारा, इसके साथ मिलकर के ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ठीक है, उसके साथ मिलकर के कार्यक्रम को शुरू किया है। नाम है इसका प्रोजेक्ट प्रयास। प्रोजेक्ट प्रयास जो है, इसकी जो शुरुआत हुई है, यह शुरुआत हुआ है 2 लोगों के लिए, 2 विशेष समुदाय के लिए। और ये 2 विशेष समुदाय है श्रमिक और छात्र, स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए छात्रों के लिए, श्रमिकों के लिए और छात्रों के लिए, लेबरर्स एंड स्टूडेंट्स के लिए। आप इस बात से पूरा सहमत हो गए कि वर्तमान समय में स्टूडेंट बड़ी संख्या में भारत के बच्चे जो हैं विदेश शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, और बड़ी संख्या में भारत के लोग विदेशों में रोजगार के लिए जाते हैं। और इस दौरान जो है उन्हें कई तरह की घटनाओं का, कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संस्था के साथ मिलकर के एक नई पहल की शुरुआत किया है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट प्रयास। प्रोजेक्ट प्रयास का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि श्रमिकों और छात्रों के प्रवास को, माइग्रेशन को सुगम बनाना, उसको आसान बनाना, ट्रांसपेरेंट बनाना, है ना। आपने कई तरह की घटनाएं, खास करके अरेबियन कंट्री के बारे में सुना होगा कि वहां पर जाते हैं भारत के श्रमिक और फंस जाते हैं। या भारतीय छात्रों के बारे में आपने पढ़ा होगा कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि कई ऐसे देश, ब्रिटेन इत्यादि, जहां पे छात्र जो है वो कई प्रकार की परेशानियों का सामना कर रहे होते हैं। तो उन परेशानियों का सामना ना करना पड़े, उसको लेकर के एक नया पहल शुरू हुआ है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट प्रयास, जिसको यहाँ पे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के साथ मिलकर के शुरू किया है। आगे प्रश्न है कि हाल ही में विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स सुगमता रिपोर्ट जो है, ये किसके द्वारा यहाँ पे प्रकाशित किया गया है? लॉजिस्टिक्स सुगमता रिपोर्ट को साथियों यहाँ पे किसने प्रकाशित किया है? तो इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने का काम जो है वो किया गया है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा मिलकर के किया गया इसका उद्घाटन। और इस इंडेक्स को तैयार करने में, इस रिपोर्ट को तैयार करने में वर्ल्ड बैंक से भी सहयोग लिया गया है, यानी कि इस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के तैयार किया गया है। एग्जाम में ऐसे सवाल भी हो सकते हैं कि बताओ, इंडिया में जो विभिन्न राज्यों के बीच में जो लॉजिस्टिक इज अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट रिपोर्ट तैयार किया जाता है, लिट्स जो तैयार होता है, उसको किसके साथ मिलकर के तैयार किया जा रहा है? तो भारत सरकार के मंत्रालय और साथ ही साथ भारत सरकार के मंत्रालय के साथ साथ जो वर्ल्ड बैंक है, दोनों के साथ साथ मिलकर के इसको तैयार किया जाता है। रिपोर्ट में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि लॉजिस्टिक्स जो है उसमें स्टेट का परफॉर्मेंस कैसा, उनका प्रदर्शन कैसा है, उसको यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोगों ने इसमें टोटल 19 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। आगे है गरबा लोक नृत्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे की गई है। गरबा लोक नृत्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई है। पहली जो जानकारी है, गरबा को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि की सूची में शामिल किया गया है और 15वीं भारतीय सांस्कृतिक वस्तु इसको घोषित किया गया, मतलब 15वीं भारत की अमृत सांस्कृतिक विरासत के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया, इसको पहचान मिला है। ये पूरी तरह से सत्य है। इंग्लिश में भी जो बच्चे इसको समझना चाह रहे हैं, सेम सेंटेंस है कि गरबा इज डिक्लेयर्ड एज द 15th इंडियन कल्चर आइटम to be included in the representative list of the intangible culture heritage of humanity by the UNESCO।
ये जानकारी पूर्णतः सही है, यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज किया 15 कल्चरल हेरिटेज के रूप में। उसके बाद आगे सवाल है कि गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। गरबा जो है ये गुजरात का लोक नृत्य है, बिल्कुल है। गरबा जो है स्टूडेंट ये गुजरात में खास करके नवरात्र के समय में जो है इसका आयोजन होता है, और गरबा जो है वो गुजरात का नृत्य है। तो ये भी जानकारी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। इसमें हमने सही आंसर करेंगे बोथ, ए एंड बी, ये दोनों यहाँ पे जो बातें हैं बिल्कुल सही है, सत्य है। हाँ, एग्जाम में आपने नोटिस किया होगा कि प्रश्नों में से हम लोगों ने सर्वाधिक जो सवाल आपको मिले हैं वो प्रश्न है कथन के, एसर्टेशन के। और अगर अगर मैं इसमें सही सही बता दूं तो ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है, बड़ा चैलेंजिंग था कि इन एसर्टेशन वाले प्रश्नों को सीमित समय में पढ़ के उसको अटेम्प्ट करना, उसको बनाना। लेकिन तब आप इस बात का ध्यान रखना कि ये परेशानी केवल आपको नहीं था, ये परेशानी क्लास में बैठे हुए तमाम बच्चों को था। और बीपीएससी में जब ऐसे प्रश्न आता है तो आप जैसे परेशानी फील करते हैं, जिस तरह की मुश्किलें आपको आती बाकी बच्चों को भी आता है। तो आपने प्रयास बस ये करना है कि आप कंटेंट को, चीज़ों को अच्छे से समझते चलिएगा और उन कीवर्ड्स को फाइंड करिए जहां पे आपको दिक्कत आता है। और क्लास के दौरान भी हमेशा मैं कहता हूं कि आप ये कोशिश करिए कि आप क्लास में जो बातें बताई जाती है उसको सुनना बहुत ज़्यादा है और वो कीवर्ड्स को नोट कर लेना है। मीटिंग किस स्थान पे हुआ है, कौन सी मीटिंग हुई है, थीम क्या था, डेट क्या है, किन देशों ने भाग लिया, लोगों का नाम क्या है। आमतौर पे यही सब तो कीवर्ड्स होते हैं जहां पे आपको एग्जाम में वो गलत आंसर जो है वहां पे देकर के ऑप्शन को आपको वहां पे कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21, FIVB पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप के बारे में कुछ सेंटेंस लिखे गए हैं, कुछ कथन है। इन कथन को पहचानना है और यहाँ पे बताना है कि इसमें सही कथन कौन सा है। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि सही कथन कौन सा है। देखिए, पहली जो जानकारी है स्टूडेंट, ये वॉलीबॉल टूर्नामेंट है, उसके बारे में पहली जानकारी कि पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप बैंगलोर के कोर मंगला इंडोर स्टेडियम में प्रारंभ हुआ है। ये जानकारी पूरी तरह से सत्य है। आगे, इस टूर्नामेंट में 6 टीमों ने हिस्सा लिया है। टोटल इसमें कितने टीमों ने भाग लिया? 6 टीमों ने, यह भी जानकारी सही है। इस टूर्नामेंट में भारत की ओर से अहमदाबाद डिफेंडर्स ने इसमें हिस्सा लिया था, यह भी जानकारी पूरी तरह से सही है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा कि ऑल ऑफ द एबव जो है यहाँ पे करेक्ट है, उपरोक्त में से सब यहाँ पे सही है। और आप नोटिस करिएगा ऐसे सवालों पे कि ये एक साथ जो स्टूडेंट वो 3 सवाल बन रहे हैं। आप देखो, क्वेश्चन भले एक ही है लेकिन क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन है। और हम लोग का प्रयास ये है कि आपको इन प्रश्नों के माध्यम से ज्यादा चीजें जो है वो सीखने को मिले। पूरा डिटेल एनालिसिस हो गया। आयोजन बेंगलोर के स्टेडियम में 6 टीमों ने भाग लिया और इसमें भारत की ओर से अहमदाबाद डिफेंडर्स ने जो है वो हिस्सा लिया था। ये जानकारी यहाँ पे हमें सामने आ रही है। तो आप प्रयास करना कि जो अन्य बातें लिखी जा रही हैं उसको भी आपको नोट करना है। हाँ, अगली जानकारी है इंटरपोल के बारे में, जिसको अंतर्राष्ट्रीय पुलिस भी कहते हैं, है ना। तो पूछा जा रहा है इसके बारे में, इंटरपोल के बारे में, कि इंटरपोल की जो 91वीं आम सभा की बैठक हुई है, इसकी जो जनरल मीटिंग हुई है, आम बैठकें जो होती है, वो नई दिल्ली में हुआ है क्या भाई? बिल्कुल भी नहीं। नई दिल्ली में बैठक कहाँ से हो जाएगा? तो स्टूडेंट यह बैठक जो हुआ है वो वियना में हुआ है। कहाँ पे हुआ है स्टूडेंट? वियना में हुआ है। और वियना कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रिया के अंदर। हाँ, तो यह बैठक कहाँ पे हुआ है भाई? वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर। ठीक है, तो पहली जानकारी यहाँ पे हमें सामने आ रहा है कि ये गलत बात है। दूसरी कि इसकी स्थापना 1923 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग के रूप में किया गया था। ये बातें यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो एनसीबी के रूप में कार्य करता है। ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इसमें जो हम लोगों को पूछा जा रहा है कि वापस से कि इसमें सही कथनों को पहचानिए, कि इसमें कौन कौन सा जो है वो कथन हमारा सही है। तो स्टूडेंट इसमें 2 कथन हमें सही मिल रहा है। और ये 2 कथन कौन कौन सा है? तो जो ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 में जो लिखा हुआ कथन है, ये 2 बातें केवल सही है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात था वही गलत कर दिया गया था, जिस कारण से सवाल आपसे पूछा गया था। प्रश्न इसलिए पूछा गया था क्योंकि हाल ही में इसकी मीटिंग हुई है, और आपसे गलत इसलिए हो गया था कि अगर आप इस जगह को नहीं पहचान पाए तो। मीटिंग कहाँ पे हुआ था? वियना में हुआ है, जहाँ जो ऑस्ट्रिया में पड़ता है। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व एशिया अफीम सर्वेक्षण 2023 खेती उत्पादन और निहितार्थ रिपोर्ट के बारे में बातें लिखी गई, उसको यहाँ पे आपको बताना है। साउथ एशिया ओपियम सर्वे 2023 कल्टीवेशन, प्रोडक्शन एंड इम्प्लीकेशंस, हाँ, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। पहली जो जानकारी है कि यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र
मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। पहली जानकारी, क्या ये बातें यहाँ पे बिल्कुल सही है? तो ये जानकारी जो है स्टूडेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बातें, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है स्टूडेंट? संयुक्त राष्ट्र का मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय। नेक्स्ट है कि अवैध अफीम उत्पादन करने वाले गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र में ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान शामिल है। स्टूडेंट गोल्डन ट्रायंगल जो क्षेत्र है, इसमें 3 क्षेत्र शामिल है जो अफीम उत्पादन करने में वर्ल्ड में फेमस है, और ये 3 देश जो है स्टूडेंट वह है म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। ये तीनों देश का नाम आप चाहे तो यहां पे नोट कर लेना, म्यांमार, थाईलैंड और तीसरा जो देश है स्टूडेंट वह है लाओस। ठीक है, लाओस। तो ये जो बात है यहां पे लिखा गया है कि गोल्डन ट्रायंगल में क्या ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान शामिल है क्या? नहीं। हालांकि इन क्षेत्रों में अफीम का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, लेकिन गोल्डन ट्रायंगल जब शब्द का प्रयोग होता है तो वो 3 देशों के लिए होता है जो अफीम के लिए वर्ल्ड में फेमस है। और ये 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? म्यांमार, इसके अलावा म्यांमार के अलावा जो दूसरा देश वह है, म्यांमार के बाद हो जाएगा थाईलैंड और उसके बाद है लाओस। 3 कंट्रीज में फेमस है। आगे कि अफगानिस्तान दुनिया में सबसे बड़ा अफीम का क्षेत्र है क्या? नहीं। अफीम के उत्पादन में फ्रेंड ये दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है। दुनिया में अफीम उत्पादन में इसका स्थान क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो ये दूसरे नंबर पे आता है। और जो फर्स्ट नंबर पे है, जो दुनिया में सबसे बड़ा जो है फर्स्ट नंबर पे आने वाला जो देश है फ्रेंड वह है म्यांमार। दुनिया में सबसे बड़ा, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे बड़ा अफीम उत्पादन करने वाला देश का नाम क्या है, तो म्यांमार। दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान का यहाँ पे नाम आता है। तो ये जानकारी जो है वो गलत थी। दूसरी जो जानकारी है ये भी गलत थी। अब प्रश्न में हमें क्या पूछा गया कि इनमें से सही क्या है, उसको पहचानना है। तो सही हमें केवल एक मिल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। आगे जानकारी रखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कथनों को आपको पहचानना है और आपको बताना है कि इसमें सही कथन कौन सा है। ठीक है, इसमें सही कथन कौन सा है ये आपको यहाँ पे बताना है। देखिए, सबसे पहली जो जानकारी है कि वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भागीदारी यानी कि GPAI 2023 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। स्टूडेंट 2023 में ये नहीं बना है, इसकी स्थापना हुई है 2020 में। इसकी स्थापना कब हुआ स्टूडेंट? 2020 में इसकी स्थापना हुई है। और नई दिल्ली घोषणा के नाम से भी इसे जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नई दिल्ली घोषणा, कॉन्टेक्स्ट देकर के आपको बताएगा। तो नई दिल्ली घोषणा का अर्थ किससे है? वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भागीदारी से, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आगे प्रश्न है कि इसकी स्थापना जून में 2023 में हुआ। सॉरी स्टूडेंट, ये जानकारी आप केवल यहाँ पे मिसमैच हो गया। जून में बैठक तो यहीं पे हुआ है, ये जानकारी यहाँ पे सही हो जाएगा। पूछा गया बैठक कब हुआ था, तो स्टूडेंट ये बैठक हुआ है 23 में नई दिल्ली में हुआ है, ये जानकारी सत्य है। इसकी स्थापना कब हुई है, तो स्टूडेंट 23 में नहीं बल्कि इसकी स्थापना 2020 में हुई है। जो हम लोग ऊपर में भी यही सेम चीज में लिख रहा था, तो ये केवल जानकारी हमारा गलत है। 23 नहीं बल्कि इसकी स्थापना 2020 में हुई है। 15 जो देश हैं, 15 इसमें सदस्य देश हैं। भारत ऑब्वियसली इसको होस्ट कर रहा है, भारत इसमें मेन कंट्री है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सही कथन कौन सा है, तो सही केवल पहला था। हाल ही में इसकी बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है। और इससे पहले जो यहाँ पूछा गया कि इसकी स्थापना 23 में हुई है क्या, नहीं, इसकी स्थापना 2020 में। तो सही हमारा हो जाएगा केवल ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बैठक हाल ही में नई दिल्ली में हुई, ये केवल सही है। आगे प्रश्न है कि ECLSS का पूर्ण रूप क्या है, इसका पूरा नाम क्या है ELSS का, है ना। तो देखिए इसका नाम क्या है स्टूडेंट, ECLSS का जो पूर्ण रूप है, इसका पूरा नाम है स्टूडेंट इन्वायरमेंट कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। आप में से लगभग सभी बच्चों को पता होगा कि भारत का पहला ह्यूमनॉइड जो स्पेस मिशन है, भारत पहली बार जो अंतरिक्ष मिशन करेगा जिसमें मानव को अंतरिक्ष में भेजेगा, उसका नाम है गगनयान। और इस गगनयान मिशन को प्रपोज्ड किया गया है 2025 में कि हम अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने में सक्षम हो जाएंगे। तो गगनयान मिशन के लिए जो है वो भारत
में खुद ही, भारत में खुद ही इसरो के द्वारा जो है साथियों, हाल ही में इसरो के द्वारा इन्वायरमेंट कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम को डेवलप किया गया है। इससे पहले भारत में ये सिस्टम नहीं हुआ करता था। हम लोग ये जो है सिस्टम जो है वो नासा से लेते थे, अब नासा से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो प्रश्न आपसे यही पूछा गया था कि ECLSS का मतलब क्या है। तो हाल ही में इसे इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। क्यों विकसित किया गया साथियों? ताकि हमारा जो गगनयान मिशन है, जो पहला ह्यूमनॉइड मिशन जो है जिसमें हम लोग अंतरिक्ष पे इंसानों को भेजने वाले हैं, उस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके। तो इसीलिए इस मिशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो पहली जानकारी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं और ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा के बारे में कथनों पर विचार करो। यह एशिया का सबसे बड़ा मुक्ताकाश यानी कि ओपन एयर मुक्त आकाश होगा, मुक्ताकाश नहीं। हिंदी में जो बच्चे देख रहे हो ऑब्वियसली मुक्त आकाश, ओपन एयर मुक्त आकाश व्यापार मेला है। ठीक है, ऑब्वियसली खुले आसमान में, कोई एग्जीबिशन के रूप में नहीं। आगे है कि इस व्यापार मेला का आयोजन ओडिशा में भेड़ा नदी के किनारे होता नहीं, ओडिशा में यह आयोजन होता है, लेकिन ये आयोजन होता है स्टूडेंट महानदी के किनारे। और महानदी के किनारे कहां पर स्टूडेंट? तो यह आयोजन होता है साथियों कटक के अंदर। आयोजन कहां पे हो रहा है? कटक में आयोजन हो रहा है। यानी कि पहली जो जानकारी है ना, वो पूर्णतः सही है, दूसरी जानकारी यहाँ पे गलत थी। हमें सवाल में पूछा जा रहा है सही क्या है, तो सही जो है स्टूडेंट वो केवल एक था, पहला वाला। ठीक है, तो एग्जाम में ये पूछा गया सवाल है, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में आ चुका है कि बाली यात्रा कहां पर। तो बाली यात्रा ओडिशा में महानदी जो है उसके तट पे, उसके किनारे पे कटक में इसका आयोजन हुआ है, नियर अबाउट कटक। हाँ, कटक खास नहीं। आगे फिर से प्रश्न है कि बताओ खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। क्या है ये कथन कि खेलो इंडिया के बारे में सही कथन क्या है, इसको यहाँ पे पहचानना है आपको। ठीक है, चलिए इसके सही कथनों के बारे में हम लोग यहाँ पे पहचानेंगे। चलिए, तो पहली जो जानकारी है स्टूडेंट वह है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के संबंध में पहली जानकारी कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 तीसरा संस्करण दिसंबर में हुआ है दिल्ली में। स्टूडेंट आपने खेलो इंडिया मुहिम सुना होगा, पैरा गेम्स आपने नहीं सुना होगा। अगर मैं कहूँ पिछले बार एग्जाम में भी आ चुका है यहाँ से सवाल, और आप जब भी प्रिपेयर होते होंगे करंट अफेयर्स को लेकर के तो आप जरूर ये पढ़े होंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का साथियों अभी शुरुआत हुआ है, यानी कि ये तीसरा संस्करण नहीं है, थर्ड एडिशन नहीं है, बल्कि ये प्रथम आयोजन है, ये पहला आयोजन है ना। तो ये यहाँ पे हमारा गलत हो गया था। आगे पूछा गया कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की पदक तालिका में हरियाणा शीर्ष पर है, पहले नंबर पे है, ये तो सही बात है भी। उसके बाद बिहार का स्थान है, बिल्कुल नहीं, बिहार का स्थान नहीं है साथियों। उसके बाद यूपी का स्थान है, यानी कि सेकेंड नंबर में जो राज्य है वह है यूपी, बिहार यहाँ पे नहीं होगा। तो इसमें भी ये जानकारी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। पहली जानकारी क्या हो गई, ये भी गलत हो गई। आगे कि इसका शुभंकर उज्ज्वला एक गोरैया को रखा गया, गोरैया जो कि बिहार का राष्ट्रीय पक्षी है क्या, गोरैया स्पैरो आई थिंक। हाँ, आप कमेंट करके बताना कि ये राष्ट्रीय पक्षी है या नहीं, बिहार राज्य का राजकीय पक्षी। तो ये इसका शुभंकर है, ये यहाँ पे सत्य हो जाएगा। अब हमें पूछा गया सही कथन को बताओ, तो सही कथन इसमें कौन हो जाएगा? इसमें सही कथन जो है स्टूडेंट ये हमारा हो जाएगा ओनली 3 होना चाहिए, है ना। हिंदी इंग्लिश में अलग अलग ऑप्शन तो नहीं होगा एग्जाम के अंदर, मुझे लगता है यहाँ पे ओनली 3 होना चाहिए। इधर इंग्लिश में है ऑप्शन दिया हुआ ओनली 3, हिंदी उधर टाइपिंग में शायद कुछ मिस्टेक हुआ होगा। तो इसमें जो सही जानकारी है वो है केवल जो है स्टूडेंट वो एक हमारा यहाँ पे सही है, बाकी में आप करेक्ट कर लेना। तीसरा आयोजन नहीं बल्कि प्रथम आयोजन था, और बिहार नहीं बल्कि यूपी जो है वो इस पदक तालिका में दूसरे स्थान पे है। आगे प्रश्न होगा मिशन दक्ष के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। मिशन दक्ष के बारे में कथनों पर विचार करना है, जो बिहार में इसकी शुरुआत भी यहाँ पे हुई है। ठीक है, पहली जानकारी कि इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक चुनौतियों का सामना कर रहे बच्चों की सहायता करना है। जी हाँ, जो बिहार के विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में जो कमजोर बच्चे हैं, है ना, कमजोर मतलब पोषण के स्तर पे नहीं, नॉलेज के स्तर पे या पढ़ाई में कठिनाई आ रही है, तो जो कमजोर छात्र हैं, कमजोर बच्चे हैं, उन बच्चों को पढ़ाई में मदद करने के लिए इसकी शुरुआत हुई है। दूसरा कि यह मिशन 5 से 10 क्लास तक के बच्चों को लगभग 25 लाख छात्रों पर केंद्रित है। जी नहीं, यह जो मिशन है स्टूडेंट, ये इस मिशन में क्लास 3 से लेकर के 8 तक के बच्चे इसमें शामिल होते हैं, यानी कि क्लास 3 से 8 तक के जो बच्चे हैं
वो इस प्रोग्राम के अंदर जो है यहाँ पे शामिल है ना। और इस प्रोग्राम में दो तीन बातें कि स्टूडेंट मिशन दक्ष लॉन्च कब हुआ है, तो इसकी शुरुआत बिहार में किया गया है 1 दिसंबर से, 1 दिसंबर 2023 से इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य है वो है बिहार के बच्चों को 3 भाषाओं में पारंगत बनाना। यह भाषाएं हैं 3 विषयों में पारंगत होना, बच्चों को मदद करना, अंग्रेजी विषय में, गणित में, मैथमेटिक्स में, और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट वो हिंदी भाषा में बच्चों को इन 3 विषयों में मदद करना है। ठीक है, 3 विषयों में मदद करना है। और यहाँ पे हम देखेंगे केवल एक सेंटेंस जो है वो सही है। एक बात और याद रखिएगा कि जो मिशन दक्ष जो शुरू किया गया था, ये मिशन दक्ष कमजोर बच्चों के लिए है। जैसे बच्चों की पढ़ाई जो होती है स्कूल में, वो है नियम कि 9 बजे से लेकर के उसको 3 बजे तक पढ़ाना है, और उसके बाद 2 घंटे जो होंगे वो कमजोर बच्चों को अलग से ट्यूशन देना है। 5 बजे विद्यालय में शिक्षकों की छुट्टी होगी। उसको लेकर के बिहार में आपने देखा होगा कि तरह तरह की बातें भी हो रही थी, काफी सारे यूट्यूब पे भी इंटरव्यू वगैरह आ रहा था शिक्षकों का, मीडिया भी काफी उसको दिखा रही थी हाँ कि 9 से 5 शिक्षकों की ड्यूटी। तो साथियों ये मिशन दक्ष उसी से है, 1 दिसंबर को प्रारंभ हुआ है। 9 से लेकर के 8 क्लास के बच्चों के लिए इसके शुरुआत यहाँ पे की गई है। आगे बढ़िएगा, अगला सवाल था कि अन्न दर्पण स्मार्ट डिवाइस ने बिहार के बाजारों में प्रवेश किया है। इस स्मार्ट डिवाइस के बारे में कथनों पर विचार करो। ये जो अन्न दर्पण है, ये अन्न दर्पण जो है वो क्या काम करता है, इसका मूल कार्य क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये जो अन्न दर्पण जो है स्टूडेंट, इसके बारे में बातें की गई। पहला कि यह चावल और अन्य फसलों की गुणवत्ता निरीक्षण के लिए एक गैर आक्रामक डिजिटल छवि प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रणाली है। जी हाँ, ये जो है इंग्लिश में आपको जल्दी समझ में आया शायद, कि एक नॉन इन्वेसिव जो है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है जो क्वालिटी इंस्पेक्शन करेगा राइस एंड अदर क्रॉप्स में। जो चावल और अन्य फसल है उसकी गुणवत्ता का निरीक्षण करने के लिए साथियों इस डिवाइस को डेवलप किया गया, जिसका नाम है अन्न दर्पण डिवाइस। ठीक है, आगे सवाल है कि इसका निर्माण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद करता है। भाई आईसीएआर का कार्य ये सब नहीं है। आईसीएआर क्या करता है, कृषि अनुसंधान का कार्य करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च करता है, ये डिवाइस थोड़ी बनाता है। इस डिवाइस को बनाने का जो काम किया गया साथियों, इस डिवाइस को बनाने का काम किया गया है सीडैक के द्वारा। किसने बनाया इसको, सीडैक ने। किसने बनाया भाई, इस संस्था का नाम क्या है, सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांसमेंट कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांसिंग कंप्यूटिंग के द्वारा जो है साथियों इस डिवाइस को यहाँ पे डेवलप किया गया है। यानी कि पहला जो सेंटेंस है वही केवल सही था, दूसरा सेंटेंस यहाँ पे गलत है। आप केवल ध्यान थोड़ा देंगे तो बन जाएगा। आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा आईसीआर ऐसा कोई डिवाइस बनाता है। आईसीआर काम करता है क्या है कि न्यू वेराइटी जो है, नई किस्म जो है वो गेहूं का, चावल का, वो लॉन्च करते रहता है कि भाई अभी हाल ही में गेहूं का ये किस्म आया, चावल का यह किस्म आया, बाजरे का या अन्य फसलों पे वो इस तरह का कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैथिली निबंध बोध संकेतन के लिए साहित्य अकादमिक अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया साथियों, बासुकी नाथ झा को। यह अवार्ड किसे मिला है, बासुकी नाथ झा। और बासुकी नाथ झा जो है साथियों, इनका संबंध जो है वो समस्तीपुर से है। आप में से कई बच्चे समस्तीपुर से होंगे, तो समस्तीपुर से इनका संबंध है और उन्हें यह पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमिक पुरस्कार साथियों। 22 + 2 अन्य भाषाएं जो है हिंदी और राजस्थानी, 22 भाषाओं के सर्वोच्च साहित्य को प्रदान किया जाता है। तो मैथिली भाषा में मैथिली निबंध के लिए जो है बोध संकेतन के लिए डॉक्टर बासुकी नंद नाथ झा को यहाँ पे चुना गया है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम जो है, फर्स्ट इंटरनेशनल जो है संघ फोरम 2023 के बारे में कथनों पर विचार करना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे सही है ना, उसको आपको यहाँ पे पहचानना है। पहली जानकारी कि यह कार्यक्रम दलाई लामा के कार्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से हुआ था। तो यह जानकारी यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। इसमें 32 देशों ने भाग लिया था, इसमें 32 देशों ने भाग लिया था और 32 देशों से साथियों इसमें लगभग 2000+ डेलीगेट्स, प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे भाग लिए थे। आगे जानकारी कि इसका विषय था परंपराओं को जोड़ना, आधुनिकता को अपनाना, आज की दुनिया में बुद्ध की शिक्षाओं पर एक संवाद को प्रोत्साहित करना, है ना। तो ये यहाँ पे जो है ये भी जानकारी बिल्कुल सही है। और पिछले दिनों आप सबको पता होगा कि दलाई लामा जो है स्टूडेंट, इनको चाइना के द्वारा इनको अटैक किया जाता है और दलाई लामा जो है वो हिमाचल प्रदेश में ही रहते हैं, यहीं से जो है अपने देश को संचालित करते हैं।
ठीक है, जो तिब्बतियन समूह जो है उनमें से एक बड़ी समूह है जो दलाई लामा को मानती है, और दलाई लामा के द्वारा साथियों इस आयोजन को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस आयोजन को कहां पर किया गया है, तो हाल ही में यह आयोजन जो है यहाँ पे आयोजित हुआ, जिसके बारे में यहाँ पे सवाल आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार पुलिस ने मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 लॉन्च किया, इसके बारे में कथनों पर विचार करिए। पहली जानकारी, मिशन महिलाओं और अनुसूचित जाति इत्यादि के मामलों में 75 पुलिसकर्मियों की टीम बनाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें जो सही उत्तर है स्टूडेंट वो ये हो जाएगा, मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 के लिए निगरानी प्राधिकरण जांच जो CID है, बिहार में मामले की जांच औसतन, देखिए इसमें जो है पहली जो जानकारी है वो पूर्णतः क्या है, गलत है। दूसरी जो जानकारी कि मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 के लिए निगरानी प्राधिकरण आपराधिक जांच विभाग CID बनाया जाएगा, ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। बिहार में मामले की जांच में औसतन 261 दिन लगता है। एवरेज जो टाइम है किसी भी क्राइम को जांचने का, इन्वेस्टिगेशन का, वो है 261 डेज। तो इसको सरकार जो है ना वो अभी मिशन 75 का मतलब क्या है वो समझिएगा। मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 का मतलब हुआ कि कोई भी अपराध यदि बिहार में होता है तो अपराध होने के बाद, FIR होने के बाद जो है साथियों वो 75 डेज में, 75 दिनों के अंदर जो है वो उस अपराध का जो है वो उस अपराध पर जो है उस मामले की जो है वो जांच को इंश्योर करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि सरकार का टारगेट है कि जितना जल्दी हो सके देश के राज्य के अंदर जितने भी मामले बनते हैं उन मामलों की गहनता से जांच हो। तो मिशन 75 इन्वेस्टिगेशन 75 क्या है, 75 दिन है, 75 डेज। किस दिन से, FIR जिस दिन लॉन्च होता है, जिस दिन FIR की जाती है उसके अगले 75 दिनों के अंदर उस मामले की जांच होगी। अभी कितना दिन लगता है बिहार में, 261 डेज लगते हैं। इसको सरकार का लक्ष्य है कि इसको और कम करना है ताकि राज्य में लोगों को न्याय मिल सके, है ना। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि सही क्या है। तो सही हम देख रहे हैं, दो बातें लिखी गई हैं, ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों इसमें हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C की ओर आपको जाना चाहिए था। नई दिल्ली में आयोजित प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि नई दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित 14वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2023 में बिहार को किस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो साथियों बिहार को जो पुरस्कार मिला है वो है फसल उत्पादन में, जो क्रॉप्स प्रोडक्शन जो है, क्रॉप प्रोडक्शन, उसमें बिहार में बहुत ही उत्कृष्ट प्रगति किया है। बिहार ने बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्शन को बढ़ाया है। बिहार में फसल उत्पादन क्या हुआ है, तेजी से बढ़ा है। तो उसको लेकर के जो 14वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार मिला है वो किस राज्य को मिला भाई, बिहार को। और बिहार में यह पुरस्कार मिला है जो बिहार सरकार में कृषि सचिव जो है, एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी, उन्हें ये पुरस्कार मिला है। और पुरस्कार रिसीव करने का काम किया गया संजय अग्रवाल के द्वारा। जो कृषि सचिव हैं संजय अग्रवाल, उन्होंने इस पुरस्कार को रिसीव किया है। संजय अग्रवाल के द्वारा इस पुरस्कार को यहाँ पे रिसीव किया गया है। तो सही जानकारी हम लोगों ने यहाँ पे रखा। आगे प्रश्न है, और ऐसे सवाल एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है, तो आप ध्यान देना, ये सब प्रश्न BPSC के अंदर आपको दिख सकते हैं। आगे प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में ऑपरेशन सुरक्षा शुरू किया गया है, इसके बारे में कथन को सही बताना है आपको। क्या कौन सा कथन गलत है। पहला, कुख्यात अपराधियों, कॉन्ट्रैक्ट किलर, अंतर्जातीय अपराधियों की निगरानी और गिरफ्तारी करना, बिहार के राजकीय पक्षी गोरैया का संरक्षण निषेध कानून नहीं, ये बातें पूर्णतः सत्य है। असल बिहार के बारे में इस तरह की छवि है कि बिहार में छवि नहीं है, इस तरह के बहुत सारे गंभीर मामले हम लोगों को देखने को मिलता है कि बिहार में कुख्यात अपराधी, बड़े बड़े अपराधी हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं, भाई कॉन्ट्रैक्ट लेकर के किलिंग करते लोगों की जान लेते हैं। और बिहार में अंतर जातीय अपराध है, मतलब एक जाति दूसरे जाति के बीच विद्वेष को बढ़ाने वाले भी कुछ लोग हैं। तो सरकार ने इस प्रकार के जो कुख्यात अपराधी हैं उनको समाप्त करने के उद्देश्य से, उसको खत्म करने के उद्देश्य से एक नया मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपरेशन सुरक्षा। नाम क्या है उस मिशन का साथियों, ऑपरेशन सुरक्षा, है ना। तो ये जानकारी आपको यहाँ पे रखनी है। नेक्स्ट होगा कि नीना सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, नीना सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अंदर जो है वो उसमें जो है इनको शामिल किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि नीना सिंह जो है वो बिहार के किस राज्य से हैं। इनको CISF का डायरेक्टर बनाया गया है, महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल बनाया गया है CISF का। तो पूछा जा रहा है कि इनका संबंध कहां से है। तो साथियों इनका संबंध जो है वो बिहार से, बिहार में दरभंगा से है। और नीना सिंह के बारे में यह जानकारी है कि राजस्थान की पहली महिला DGP भी हैं, राजस्थान की पहली महिला DGP भी रह चुकी हैं।
पहली महिला डीजीपी के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। आपको पता होगा पुलिस विभाग का हेड किसी राज्य के अंदर जो होता है वो यही होते हैं। तो महिला जो है फर्स्ट महिला डीजीपी राजस्थान का नाम क्या है, नीना सिंह। और हाल ही में उसी नीना सिंह को भारत सरकार के एक जो सैन्य विंग है साथियों CISF, उसमें महानिदेशक के पद पर यहाँ पे नियुक्ति उनको यहाँ पे मिला है। तो कथन हमारा कौन सा हो जाएगा सही, कथन यहाँ पे हो जाएगा हमारा केवल और केवल जो है ऑप्शन नंबर डी दरभंगा यहाँ पे सही हो जाएगा। और ऑपरेशन सुरक्षा जो है ना स्टूडेंट, ये 18 जो बिहार के सबसे संवेदनशील जिले हैं केवल वहीं चलेगा। एक अलग से जानकारी रख लेना, ये मुझे भी अचानक याद आ रहा है। बिहार के 18 संवेदनशील जिलों में ही केवल ये चलेगा, यानी कि वहां ज्यादा अपराध के ग्राफ हैं। जो अपराध का ग्राफ होगा वो 18 जिले हैं, तो वहीं पे केवल चलाया जाएगा। यानी कि ऐसा कोई सवाल अगर पूछा जाए क्या ये सभी जिलों में होगा, बिल्कुल भी नहीं। 38 में से 18 जो सबसे ज्यादा संवेदनशील है, सेंसिटिव जो है क्राइम के मामले में, केवल वहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसको मिलाने का सवाल आपसे पूछा गया था कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो साथियों यहाँ पे सारा यहाँ पे जो है वो सही है। जो उलार सूर्य मंदिर है स्टूडेंट, ये पटना में कहाँ पे, दुल्हनी बाजार में, दुल्हिन बाजार। पटना के बच्चे जो होंगे उनको पता होगा, दुल्हिन बाजार स्टूडेंट पटना का एक जगह है, तो वहीं पे दुल्हिन बाजार है। और दुल्हिन बाजार जो पड़ता है साथियों, वहीं पर उलार सूर्य मंदिर है ना। तो उलार सूर्य मंदिर है, एक कथन सही है बिल्कुल। पुनौरा धाम मंदिर अभी हाल ही में उसको लेकर के इनॉग्रेशन का काम चलने वाला है। तो पुनौरा जो होगा स्टूडेंट, पुनौरा, वो यहाँ पे पुनौरा कहाँ पे हो जाएगा, तो पुनौरा जो हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा कैमूर में होगा, है ना। पुनेरा कहाँ पे होगा, कैमूर में होगा। और उसी प्रकार से अगर आप देखोगे विराट रामायण मंदिर जो है इसमें ना, जस्ट अ सेकेंड, ओके, सीतामढ़ी इज राइट ना। पुनौरा तो सीतामढ़ी हो जाएगा, कैमूर नहीं होगा। पुनेरा कहाँ पे होगा, सीतामढ़ी। भाई हाल ही में इसके पुनरुद्धार का काम हो रहा है। रामायण मंदिर कहाँ पे बन रहा है अभी, पूर्वी चंपारण में, भारत में सबसे बड़ा रामायण मंदिर। मुंडेश्वरी टेम्पल, कैमूर इज राइट। हाँ, इसमें तो हो जाएगा सब 1 2 3 4, इसमें सब करेक्ट है। इसमें क्या हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। इसमें ऑल ऑफ दी अबव, ये सब करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, खबरों में क्यों रहा था तो आपको पता ही होगा, राम मंदिर को लेकर के एग्जाम में सवाल भी पूछा जा चुका है। और पुनेरा धाम को लेकर के भी एक योजना भी लॉन्च हुई सरकार की, आगे वो सवाल भी था। मुंडेश्वरी मंदिर बहुत फेमस है, कैमूर में पहाड़ी पे चढ़ के आपको यहाँ पे जाना पड़ता है। तो इसमें से सब करेक्टली मैच थे, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे बनाना था। हाल ही में चर्चा में रहा आईना डैशबोर्ड पोर्टल भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। शिक्षा, महिला बाल विकास, शहरी या गृह मंत्रालय के द्वारा। कौन सा पोर्टल है साथियों, तो आईना, इसे किसने हाल ही में लॉन्च किया है। तो इसकी जो शुरुआत हुई है वह जो है स्टूडेंट, ये जो शुरुआत हुआ है यह किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन अफेयर्स, ठीक है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत हुई है। इसका लक्ष्य क्या है, तो जो अर्बन लोकल बॉडीज जो होते हैं, जो शहरी नगर निकाय जो हैं, जिसको नगर निगम नगर पालिका कहते हैं, शहरी नगर निकायों के बॉडीज के प्रदर्शन को प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए ध्यान से सुनना कि भारत सरकार ने हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ने जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उसके परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए एक डैशबोर्ड लॉन्च किया है, उसका नाम है आईना। इसका काम यही होगा कि जैसे भारत में जितने भी नगर पालिका है, नगर निगम है, सब काम कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, तो वो जो काम कर रहे हैं उस काम को एक पोर्टल पे दिखाया जाएगा ताकि ये पता चलेगा कि कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है, उसको लेकर के ये पूरी यहाँ पे जानकारी है। ठीक है, आगे जो प्रश्न है वह है, अगला प्रश्न होगा कि आपको बताना इसमें सही क्या है या गलत क्या है, इसको आपको पहचानना है। चलिए, जो पहली जानकारी है, जो अगला सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रहा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक
फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पैरिटी IPEF के बारे में कितनों पर विचार करिए। IPEF का तीसरी मंत्रिस्तरीय स्तरीय बैठक जो है वो लंदन में हुआ है। देखिए जगह को मार्क करेंगे, लंदन में नहीं हुआ है, सैन फ्रांसिस्को में हुआ है। कहां पे हुआ स्टूडेंट? सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को के अंदर बैठक हुआ। पहली जानकारी गलत है। नेक्स्ट कि IPEF को अमेरिकी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अन्य साझेदार देशों के द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया जाता है। क्या ये जो रिपोर्ट है प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट, क्या ये मिलकर जारी किया जाता है? ये बिल्कुल सही। आगे कि इसकी रूपरेखा ढांचा 3 स्तंभों में के आसपास जो है वो संरक्षित होती हैं। तो स्टूडेंट 3 स्तंभ में नहीं रहता है, बल्कि इसका जो ढांचा जो है वो 4 स्तंभों में बटा रहता है। कितने स्तंभ में भाई? ये 4 स्तंभ। इसके 4 पिलर्स होते हैं इस रिपोर्ट के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि केवल एक सेंटेंस हमारा सही है। केवल जो है वो एक सेंटेंस जो है स्टूडेंट वो यहाँ पे सही है। ठीक है, तो हाँ, तो इसमें केवल एक सेंटेंस सही है। और 4 स्तंभ का मतलब क्या होता है ये समझिएगा। जैसे ये जो रिपोर्ट आता है प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट, तो स्तंभ 1 है उसमें कुछ देश है, वह स्तंभ 2 है उसमें कुछ देश है। इस तरह से जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 4 स्तंभ में भारत कहाँ पे है, भारत कहाँ पे, किस पिलर्स में, किस इस रिपोर्ट के, तो स्टूडेंट 4th पिलर में है। भारत किधर है भाई? खुद भारत 4थे पिलर में है। जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क रिपोर्ट प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट आता है, तो भारत किसमें? 4थे स्तंभ में है। यानी कि ये पॉइंट भी यहाँ पे क्या था? गलत लिखा हुआ है। केवल एक है ऑप्शन नंबर जो हमने सी किया है, केवल 2 इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रायः खबरों में रहने वाला ग्लोबल साउथ अवधारणा किससे संबंधित है? तो साथ में ब्रांट रिपोर्ट से रिलेटेड है। किस रिपोर्ट से संबंधित है? ब्रांट रिपोर्ट से ये संबंधित है। और 2 रिपोर्ट है जिसमें आप कंफ्यूज मत करना। एक है ब्रांड लैंड रिपोर्ट, दूसरा है ब्रांट रिपोर्ट। ब्रांड लैंड रिपोर्ट जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बार सतत विकास, एग्जाम में सवाल आ चुका है कि पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग किस रिपोर्ट में हुआ था। तो साथियों पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो चर्चा हुआ, इस शब्द जो पहली बार खबरों में आया था सतत विकास को लेकर के, वो यहीं पे खबरों में आया था, है ना, इसी रिपोर्ट में। और हाँ, इसलिए कभी कंफ्यूजन भी होता है कि हमने ये पढ़ा होगा, ये आमतौर पे सभी बच्चे पढ़े होंगे, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है ग्लोबल साउथ का कंसेप्ट किसने दिया था, तो ब्रांट रिपोर्ट में। ये ग्लोबल साउथ क्या था वो समझने का प्रयास करिएगा। और ग्लोबल साउथ जो सेंटेंस है ये बेसिकली उन देशों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया था जो इमर्ज होने वाले कंट्रीज थे। ऐसे देश जिसमें भारत भी शामिल है, जो इमर्ज हो रहे हैं, बहुत ही तेजी से जो डेवलप कर रहे हैं दक्षिण के देश, तो उसके लिए इस शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया था। उत्तर दक्षिण के देशों के लिए इस प्रकार के शब्दों का यहाँ पे प्रयोग हुआ था। ठीक है, और चलिए ये जानकारी आप रखेंगे। आगे प्रश्न है कि हाल ही में लॉन्च किया गया ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कथनों पर विचार करिए। ठीक है, इसमें से कौन सी कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। चलिए पहली जानकारी कि इस रिपोर्ट के बारे में, इसे वित्त मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। साथियों इसे वित्त मंत्रालय ने विकसित नहीं किया है, इसे विकसित किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिट्टी के द्वारा। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय जो है ना उसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, संचार मिट्टी। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया था। आगे है, ये G20 के दौरान ही हुआ है, जब G20 हो रहा था उसी समय इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि वैश्विक दक्षिण में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यान्वयन को तीव्र करने के लिए सामाजिक प्रभाव निधि शुरू किया गया है। एक नया कोर्स एस्टैब्लिश किया गया है, जिस कोर्स का नाम रखा गया स्टूडेंट, उस कोर्स का नाम रखा गया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन ग्लोबल साउथ जो है, उसके लिए एक फंड यहाँ पे बनाया जा रहा है। ये बातें यहाँ पे पूर्णतः सही है, ये बात यहाँ पे पूर्णतः सही है, यानी कि दूसरा सेंटेंस जो है वो हमारा केवल करेक्ट है, पहला जो है वो इनकरेक्ट था। पहला जो है कैसा है, तो ये गलत है, इनकरेक्ट था। मंत्रालय जो है वित्त मंत्रालय ने बल्कि मिट्टी होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है कि रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के संबंध में
निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, ये क्या है? पहली जानकारी कि हाल ही में नई दिल्ली और फरीदाबाद को जोड़ने वाला पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को शुरू किया गया है। क्या ये सही कथन है? क्या ये कथन सही है? तो स्टूडेंट ये कथन जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो कथन है स्टूडेंट वो यूपी में साहिबाबाद और दुहाई को कनेक्ट करता है, नई दिल्ली को नहीं, बल्कि यूपी में ये कनेक्ट करता है। क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है वो यूपी के ही दो जगहों को कनेक्ट करता है, साहिबाबाद और दुहाई। ये दो जगह है जिनको ये कनेक्ट करता है। तो पहली जानकारी हमें यहाँ पे, इसमें कई लोग गलत किए होंगे है ना, क्योंकि नमो ट्रेन वाला जो पूछा गया था उसमें आप लोग गलत किए होंगे, फंस गए होंगे। उसके बाद है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम पर आरआरटीएस को लागू करने का उत्तरदायित्व है। मतलब इस प्रोग्राम को लागू करने का जो लक्ष्य है वो एनसीआरटीसी के पास है। क्या ये बात यहाँ पे सही है क्या? तो बिल्कुल ये जो कंसेप्ट है स्टूडेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये जो चलेगा, जो हमारा रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, इसको कौन लागू करेगा? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के द्वारा इसको लागू किया जाएगा। इसमें केवल और केवल हमारा दूसरा सेंटेंस सही है। आगे प्रश्न है, ग्लोबल मैरीटाइम समिट 2023 किस शहर में आयोजित हुआ है? समुद्री सम्मेलन, जो वैश्विक समुद्री सम्मेलन था साथियों, इसका आयोजन कहां पर हुआ है? चलिए, तो इसका आयोजन कहां पर हुआ है ये आपको यहां बताना है। तो स्टूडेंट यह आयोजन हुआ है मुंबई में, और इसमें ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया जो समिट था, इस आयोजन के बारे में बात है कि इसमें ब्लू इकोनॉमी पे बल दिया गया है, ब्लू इकोनॉमी पे। और एक विजन डॉक्यूमेंट भी पब्लिश किया गया है जिसका नाम है, एक विजन डॉक्यूमेंट भी पब्लिश किया गया जिसका नाम है अमृतकाल विजन। अमृतकाल 2047, अमृतकाल 2047, 2047, हाँ 2047, ये भी यहाँ पे विजन यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। हमने थोड़ी देर पहले ही बात किया था कि जो दुनिया में व्यापार का सबसे बड़ा मार्ग है वो है समुद्री मार्ग। समुद्री मार्ग जो है व्यापार का सबसे बड़ा मार्ग है। तो इस समिट के अंदर इस बात को विशेष रूप से रिकॉग्नाइज किया गया है कि ब्लू इकोनॉमी को कैसे और आगे बढ़ाया जाएगा, और अमृत का विजन डॉक्यूमेंट जो है इसमें प्रस्तुत किया गया है। इस डॉक्यूमेंट का जो टारगेट है, लक्ष्य है, वो यही है कि समुद्री क्षेत्र में कैसे सुरक्षा पे काम किया जाएगा, कैसे सहयोग को बढ़ाया जाएगा। तो उसको लेकर के भारत में ये चर्चाएं हुई है। मीटिंग कहाँ पे हुआ है? किस शहर में? मुंबई में हुआ है। कहाँ पे हुआ? मुंबई में। आमतौर पे मीटिंग मुंबई में ही होता है, क्योंकि तटीय क्षेत्र है और भारत का सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो क्षेत्र है वो इधर से ही है। हाल ही में एक रिपोर्ट आया है, इसके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाल ही में इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जैसे ही इन्वेस्टर शब्द आया होगा, आपने स्टॉक मार्केट को यहाँ पे रिकॉग्नाइज, आपने उसको एसोसिएट किया होगा। तो स्टूडेंट जैसे ही हम लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट, तो निश्चित रूप से आप सभी बच्चों को पता होगा कि भारत में यह कार्य जो है वो सेबी के द्वारा किया जाता है। तो हाल ही में इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किसने कर दिया है भाई? सेबी ने किया है। किसने किया है? सेबी ने, है ना। आपको पता होगा सेबी का जो ज्यादातर लेन देन होता है स्टूडेंट वो थर्ड पार्टी एक ब्रोकर के द्वारा होता है, यानी कि आप शेयर बाजार में जो भी लेन देन करते हो ब्रोकर के माध्यम से करते हो। तो कई बार क्या होता है कि जो ब्रोकर बीच में आपके सेबी के रूप में जो है, जो सेबी से आपको इंटरेक्ट करवा रहा है, इंटरेक्शंस जो आपको सेबी से करवा रहा है, वो इंटरेक्शंस में क्या होता है कि वो कई बार आपका जो है सिक्योर नहीं हो पाता है। तो आपका जो शेयर बाजार से लेन देन है, जो थर्ड पार्टी जो है, जो आपका ब्रोकर है, उससे आपको और ज्यादा सुरक्षित करने के लिए जो है इस प्रकार का एक नई पहल की यहाँ पे शुरुआत देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अभी लगातार हम लोग फटाफट सिर्फ सवालों पे चर्चा जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आगे प्रश्न क्या है उसे देखेंगे। अगला प्रश्न स्टूडेंट, रेफरेंस फ्यूल को लेकर के, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेफरेंस फ्यूल्स। रेफरेंस फ्यूल्स के बारे में पहली जानकारी कि ओएनजीसी ने भारत का पहला गैसोलीन डीजल रेफरेंस फ्यूल को लॉन्च किया है। इधर का जानकारी बिल्कुल सही है, केवल ओएनजीसी के द्वारा हो जाएगा। IOCL ने इसे लॉन्च किया है, न कि ओएनजीसी ने, है ना। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इसे लॉन्च किया साथियों। इन ईंधनों का उपयोग इथेनॉल फ्यूल की दक्षता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्या ये भी जानकारी गलत है? इसका प्रयोग जो है स्टूडेंट वो ऑटोमोटिव
इसका प्रयोग जो है वो ऑटोमोटिव, इसका जो प्रयोग किया जाएगा साथियों वह है ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी द्वारा जो है उसका प्रयोग, उसमें इसका प्रयोग किया जाएगा। ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में जो है इसका यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। तो ये जो जानकारी है ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी लिखा गया है वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो गलत है। तो इसका परीक्षण एजेंसी इसका प्रयोग करेगी, ना कि इसमें इथेनॉल फ्यूल की दक्षता को बढ़ाने पे इसमें काम होगा। तो ये दोनों जानकारी क्या होगा, गलत। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग डी करेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में किस देश के विधायी निकाय ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध के अनुसमर्थन को रद्द कर दिया है। निश्चित रूप से रशिया होगा। जो स्टूडेंट जो इसमें लोग बात कर रहे हैं सीटीबीटी का, कि किसने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी जो है उसको, उससे बाहर हो गया है, उसको ब्रेक कर दिया है। तो उस देश का नाम क्या है, उस देश का नाम है रशिया। रशिया जो है उसने इससे बाहर हो गया है, उसने ऐसा काम किया है, ठीक है। और आपको सबने जानकारी होगा कि रशिया ने जो है स्टूडेंट वो इस पहल को 1996 से इसको अपनाया था। और इसमें क्या होता है ये समझिएगा स्टूडेंट, इसमें ये होता है कि कोई भी देश अगर परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि में अगर हस्ताक्षर किया है, जो रशिया ने 1996 में किया था, तो इसका मतलब होता है कि वह देश जो है स्टूडेंट वो नया परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। मतलब वो देश जो है वो एटॉमिक रिसर्च पे काम नहीं करेगा, वो नया कुछ टेस्ट नहीं करेगा, अपनी कैपेसिटी जो, अपनी क्षमता जो वो बनाए रखे, परमाणु क्षमता, लेकिन वो नया कुछ प्रयोग नहीं करेगा। तो रशिया ने जो 1996 में इस ट्रीटी पे हस्ताक्षर किया था कि भाई अब हम कुछ नया परमाणु प्रयोग नहीं करेंगे, उसने अपने आप को इससे बाहर कर लिया है ना, उसको इसने यहाँ से अपने आप को क्या कर लिया है, बाहर कर लिया है। तो ये जानकारी हमारा यहाँ पे पूर्णतः सही होगा। चलिए आगे सवाल है कि किस देश ने कथित तौर पर शक्तिशाली हाइपरसोनिक हथियारों से लैस विश्व का पहला नियर स्पेस कमांड स्थापित कर दिया है। स्टूडेंट दुनिया में सब देश है ना, सब देश जो है वो एयर से लेकर के सरफेस और सरफेस से लेकर के एयर पर जो है वो सुरक्षा का व्यवस्था कर लेता है। लेकिन एक ऐसा देश है जिसने अपना सुपरसोनिक हाइपरसोनिक जो हथियार है उसको उसने स्टूडेंट उसको विश्व का पहला जो इसने नियर स्पेस कमांड किया है, मतलब अंतरिक्ष में जिसने कमांड कर दिया है, अपना जो हथियार है उसको स्पेस में जिसने तैनात कर दिया है, उस देश का नाम क्या है, उस देश का नाम है चीन। चाइना जो है वो पृथ्वी से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे, हाँ अर्थ जो है पृथ्वी जो है उससे लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे जो है इसको स्थापित कर रहा है। तो आप इस बात की जानकारी रखेंगे कि दुनिया का पहला देश जिसने हाइपरसोनिक हथियारों से लैस विश्व का पहला नियर स्पेस कमांड को स्थापित किया, उस संबंधी देश का नाम क्या है, उस देश का नाम है चाइना। इस प्रकार का अटपटा सा काम जो है आमतौर पे चीन ही करता है, और यहाँ पे भी चीन कर रहा है। अभी चीन ने हाल ही में आपने पढ़ा होगा कि चांग-ई 6 जो उसका एक मिशन था, उसके अंतर्गत जो है स्टूडेंट चंद्रमा से जो है एविडेंस के तौर पे वहां की मिट्टी लेकर के आ रहा है, उसकी जांच करेगा, उस पर टेस्ट करेगा, और चंद्रमा पे 2030 तक पहुंचने का प्रयास भी कर रहा है। तो चीन इस प्रकार के कई सारे प्रयोग जो है अंतरिक्ष में लगातार कर रहा है। और एक प्रश्न एग्जाम में खूब आया करता था कि दुनिया का वह पहला देश जिसने स्पेस पुलिस बनाया है, जैसे हमारे यहाँ होता है ना जल सेना, थल सेना, वायु सेना ना, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स। तो एक ऐसा देश जिसने स्पेस फोर्स बना दिया, अंतरिक्ष सेना भी बना दिया है, वो है अमेरिका। अमेरिका आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप के समय में, हालांकि अभी देखो फिर वहां पे इलेक्शन होने वाला है प्रेसिडेंट का, तो डोनाल्ड ट्रंप जो थे उनके समय में स्पेस पुलिसिंग को लेकर के उन्होंने एक नई पॉलिसी पारित की थी। आगे प्रश्न है कि रक्षा मंत्री ने गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव में अपने भाषण के दौरान कैदी की दुविधा अवधारणा का उल्लेख किया है। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि कैदी की दुविधा अवधारणा क्या है ना, ये अवधारणा क्या है, कैदी की दुविधा अवधारणा का उल्लेख किया था। कैदी की दुविधा अवधारणा क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ प्रिजनर्स डायलेमा रेफर्स टू, ये क्या होता है। तो पहला है कि यह जो है स्टूडेंट गेम थ्योरी में सबसे लोकप्रिय गेम में से एक है। यह निर्णय विश्लेषण में एक विरोधाभास है जहां दो व्यक्ति प्रत्येक अपने स्वयं के हितों के पीछा करते हुए सर्वोत्तम संभव परिणाम प्राप्त करने में विफल होते हैं, सर्वोत्तम परिणाम सहयोग में निहित होते हैं। इसमें स्टूडेंट ये दोनों बातें सही है। किसमें, तो कैदी की दुविधा में, प्रिजनर्स डायलेमा में। देखिए होता क्या है प्रिजनर्स डायलेमा, मान लो दो लोग हैं और दो लोगों ने मिलकर कोई अपराध किया है, दोनों लोग जेल में बंद है। तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट कि उन दोनों कैदियों से अगर आप ये पूछोगे कि भाई बताओ अपराध किसने किया,
या फिर आप उनसे पूछोगे कि बताओ किस उस अपराध में किसने ज्यादा भूमिका निभाया, किसने कम भूमिका निभाया। तो आमतौर पे क्या होगा कि कैदी जो है वो एक दूसरे से तू मैं करेंगे, हो सकता है वापस में लड़ जाए, नहीं मैं नहीं कर रहा था, मैंने अपराध नहीं किया था, इसने किया था। तो दुविधा जो इसमें है, जिसमें कैदी की दुविधा जो है, प्रिजनर्स डायलेमा, इसमें क्या होता है कि कैदियों को, दो अपराध करने वाले कैदियों को अलग अलग कमरे में बैठा करके एक लालच दे करके, एक लोभ दे करके कि देखो सच सच बताओ तुम छूट जाओगे, है ना, तुम्हें छोड़ दूंगा, तो सारा सच बताओ तुम। तो वो जो है व्यक्ति उसमें वो सारा कहानी जो है बता देगा, उसमें अपनी बातें वो कम बताएगा। दूसरे को भी सेम लालच दिया जाएगा, उसको भी बोला जाएगा भाई बताओ अपराध हुआ उसमें तुमने क्या क्या रोल था और दूसरे का क्या क्या रोल था। वो अपनी गलतियों को कम बताएगा, बाकी की पूरी बताएगा। तो इससे क्या हुआ, दो अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह रख करके उसी एक ही अपराध जिसमें दोनों शामिल थे उसके बारे में पूछा गया, दोनों ने पूरी पूरी जानकारी दे दी। अब उसमें कुछ कॉमन बातें निकल करके सामने आएगी, है ना। तो इसी शब्द को का जो है वो एक रेफरेंस के तौर पे जो एक प्रयोग होता है, और उसको हम लोग यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, तो कैदी की दुविधा। इस शब्द का प्रयोग किसने किया है, रक्षा मंत्री ने जो है इसका प्रयोग किया था। कहां पर किया है, मैरी टाइम कॉन्क्लेव में। ये मैरी टाइम कॉन्क्लेव कहां पे हुआ भाई, गोवा के अंदर हुआ है। कहां पे हुआ है, गोवा के अंदर, ठीक है। तो इसमें सारी बातें जो है वो सही है, ये सारी बातें जो है वो प्रिजनर डायलेमा के बारे में बिल्कुल सही है। बचने के लिए कैदी क्या करेगा, ये तो आम बात है ना, एक दूसरे का वो दोस्त बता रहा होगा। आगे प्रश्न देखिए, सवाल क्या है, आगे सवाल कि बताओ, प्रश्न जो है आपसे कि बताइए, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कहां कहां पे कौन सा हुआ है, ठीक है, कहां कहां पे कौन सा आयोजन हुआ है। तो स्टूडेंट सैन्य अभ्यास काजिंद जो है इसका दूसरा संस्करण था, सेकेंड एडिशन था। कहां पे हुआ है भाई, ओटार में हुआ है। ये ओटार कहां पड़ता है, तो ओटार पड़ता है स्टूडेंट कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान में, है ना, वहां पे यह आयोजन हुआ है। दूसरा मित्र शक्ति, ये 9th आयोजन था, 9वें नंबर का आयोजन है, ये औंध में हुआ है। औंध पुणे आमतौर पे एग्जाम में भी लिखा जाता है, लेकिन कई बार वो एग्जैक्ट जगह लिख दिया जाएगा, पुणे में कहां पे, औंध में हुआ था। ये 9वां संस्करण है, संस्करण हम लोग लिख रहे हैं उस अभ्यास का। उसके बाद ये 9वां संस्करण हो गया। उसके बाद है वज्र प्रहार, वज्र प्रहार का 14th संस्करण इस वर्ष हुआ है, 14 नंबर का आयोजन हुआ है, 14th संस्करण, 14वां आयोजन। और यह कहां हुआ, उमरोई, जो कि मेघालय में पड़ता है, मेघालय, ठीक है। तो ये बातें आपसे पूछा गया कि उपरोक्त में से सही उत्तर का चयन करिए। तो उपरोक्त में से जो सही उत्तर है वो है उपरोक्त में से सभी। ये सभी जानकारियां हमारे लिए पूर्णतः सत्य है, सही है। ये तीनों बातें यहाँ पे सही लिखा हुआ है कि सैन्य अभ्यास, और ये सैन्य अभ्यास किन स्थलों पे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस संगठन ने क्लाइमेट चेंज चाइल्ड, ए चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स सप्लीमेंट शीर्षक को प्रकाशित किया है, उस संस्था का नाम क्या है। तो साथियों, बच्चों के लिए दुनिया भर में काम करने वाली संस्था जो है, उस संस्था का नाम है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। उसके द्वारा इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है। ये रिपोर्ट किस पे आधारित है, तो यहाँ पे जानकारी रखिएगा, जलवायु परिवर्तन का बच्चों पर जो प्रभाव पड़ रहा है, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन चाइल्ड, तो उस पर ये हमारा रिपोर्ट जो है बेस्ड है। जलवायु परिवर्तन का बच्चों पर प्रभाव, जलवायु परिवर्तन का बच्चों पर प्रभाव, हाँ, उस पर यह आधारित है। आगे प्रश्न है, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में कथनों पर विचार करिए। ये हाल ही में आपने पढ़ा होगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो है स्टूडेंट वो इसको लेकर के जो है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर हुआ था ना, कि जो 370 धारा है उसको समाप्त करने, अनुच्छेद 370 को, जो जम्मू कश्मीर को लेकर के जो मुद्दा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या अपना स्टेटमेंट दिया है, क्या जजमेंट दिया, उसको लेकर के बातें हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को यहाँ पे देखें, तो पहला जजमेंट कि न्यायालय ने निर्णय दिया कि 1947 में भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर की कोई संप्रभुता नहीं बची है। क्या ये कथन यहाँ पे सही है क्या? ये कथन सही इन सेंस की क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये बातें कही है निम्नलिखितों पर, तो उसने अपने निर्णय में ये बातें कही है, ये पूर्णतः सत्य है। नेक्स्ट कि न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को एक अस्थायी संक्रमणकाली प्रावधान माना। क्या न्यायालय ने द कोर्ट हैड आर्टिकल 370 एज ए टेम्पररी एंड ट्रांजिशन प्रोविजन, क्या ये माना है ऐसा प्रोविजन? हाँ, ये भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने माना। नेक्स्ट कि केंद्र को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंटर को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। केंद्र शासित
प्रदेश का दर्जा जो है बनाने का निर्देश नहीं दिया है, बल्कि बोला है कि जो उसका राज्य का स्टेटस है वो वापस करिए जल्दी से, और दूसरा वहां पर विधानसभा का जल्दी से चुनाव करवाइए, जितना जल्दी हो सके वहां पे विधानसभा का आपको चुनाव कराना चाहिए। इसमें से दो बातें हमने देखा कि सही है, और ये दो बातें हैं ऑप्शन नंबर ए और सी में, ऑप्शन नंबर और जिसमें 1 और 2 बोथ यहाँ पे हमारा करेक्ट है। केवल एक सेंटेंस गलत है, वो सेंटेंस केवल हमारा ऑप्शन नंबर जो कथन नंबर 3 है वो वहां पे गलत है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ने पे आप इन्हें सही कर सकते हैं, इसमें कहीं पे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। हाल ही में केंद्र सरकार ने मौजूदा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम परिवर्तित करके इसका नाम क्या कर दिया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्र या आरोग्य सेवा मंदिर। तो साथियों इसका नाम बदल करके कर दिया गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इसका नाम क्या कर दिया गया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। और आप सभी बच्चों ने जानकारी होगा इस संदर्भ में कि आयुष्मान जो योजना था साथियों, ये 2017-18 में लॉन्च हुआ था, और इस प्रोग्राम का लक्ष्य है कि प्रत्येक परिवार को जो है वो 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस देना, 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना ना, हेल्थ इंश्योरेंस स्वास्थ्य बीमा यहाँ पे प्रदान करने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। आयुष्मान भारत जो कार्यक्रम चलाया गया था, तो उसी से संबंधित आपसे पूछा गया है। जो आयुष्मान कल्याण केंद्र जो होता है ना, आयुष्मान सेंटर्स जो बनाए गए थे, उसका नाम अब जो होगा स्टूडेंट वह है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अगला प्रश्न है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के बारे में कथनों पर विचार करिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसमें क्या क्या बातें सही लिखी गई ह्यूमन राइट्स को लेकर के। ठीक है, जो पहला सेंटेंस है, जो सबसे पहला कथन है स्टूडेंट, उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे देखना है। पहली जानकारी कि 11 दिसंबर 2023 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की 75वीं वर्षगांठ के रूप में मनाई गई है। 11th of December marks the 75th anniversary of the declaration। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, तो 11 दिसंबर को कैसे हो जाएगा ये? तो 11 नहीं बल्कि 10 होना चाहिए था, बाकी सब मैटर सही था, बाकी इसमें कोई गलती नहीं थी। ठीक है, तो पहला सेंटेंस गलत हो गया, वहां पे 11 नहीं बल्कि 10 होना चाहिए। दूसरा, 2023 के समारोह के लिए निर्धारित थीम सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय थी। ये भी पूर्णतः यहाँ पे ये सेंटेंस जो है कि फ्रीडम जो है, इक्वालिटी एंड जस्टिस, ये इसका थीम में शामिल था, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार जो है वो यूडीएचआर के सिद्धांतों और प्रावधानों को दर्शाता है। भारत में मानवाधिकार के जो इतने भी प्रावधान है वो सब इसके अंतर्गत भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत जो वो निहित है ना। जो भारत सरकार हमारा जो मौलिक अधिकार उसमें सब निहित है ना, मौलिक जो एक व्यक्ति को जो मानवाधिकार जो ह्यूमन राइट्स जो मिलना चाहिए वो सब हमारे इसमें यहाँ पे शामिल देखने को मिलता है। आगे प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सा हाल ही में चर्चा में रहा शब्द डॉलरीकरण के उचित रूप से परिभाषित करता है? ठीक है, पहला कि डॉलर को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर का उपयोग करना, ये एसडीआर को केवल डॉलर में बदलना। इसमें डॉलरीकरण का अर्थ क्या है? देखिए, डॉलरीकरण का अर्थ अगर यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है स्टूडेंट, तो निश्चित रूप से डॉलर को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाना। जब कोई कंट्री जो है वो डॉलर को एडॉप्ट करता है एज ए ऑफिशियल करेंसी, तो उसके लिए शब्द का प्रयोग क्या करते हैं? उसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं डॉलराइजेशन का ना। किस शब्द का प्रयोग करेंगे? डॉलराइजेशन। और ये जो डॉलराइजेशन शब्द जो है ना स्टूडेंट, वो और भी एक सेंस में प्रयोग होता है, एक सेंस में और भी प्रयोग होता है कि अगर हम रुपया को मजबूत करते हैं डॉलर की तुलना में, तो भी हम लोग इस शब्द का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। हाँ, तो उसको लेकर के, और आप सबने पढ़ा होगा कि दुनिया में जो डॉलर का जो प्रयोग होता है साथियों, डॉलर का प्रयोग यूनिवर्सल करेंसी के तौर पे कहीं ना कहीं होने लगा है। दुनिया में आपको कई सारे छोटे बड़े ऐसे देश मिलेंगे जो डॉलर को अपने ऑफिस व्यापार में ट्रेड जब वो करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब करते हैं, तो उसको एक्सेप्ट करते हैं मीन ऑफ पेमेंट के रूप में, यानी कि उसको एक्सेप्टेंस है। तो इसलिए क्या बोलते हैं? डॉलराइजेशन। डॉलराइजेशन कब होगा? जब कोई कंट्री आधिकारिक रूप से उसे मुद्रा के तौर पे अपना लेती है। तो दुनिया में अधिकांश देशों में डॉलर को ही अपनाया जाता है, इसलिए इस शब्द का यहाँ पे प्रयोग होता है। आगे प्रश्न है कि हाल ही में संपन्न हुआ यूएनएफसीसी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के संबंध में कथनों पर विचार करिए। कौन से कथन यहाँ पे सही है और कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? तो पहला जो कथन लिखा गया स्टूडेंट, पहला कथन कि यूएनएफसीसी के द्वारा जो है पहला कथन COP28 हाल ही में दुबई में संपन्न हुआ।
बिल्कुल सही है। COP28 का लक्ष्य 2050 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करना है, बिल्कुल सही है। नेट जीरो का मतलब हो गया साथियों कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है वो 0% होना चाहिए, जीरो की मात्रा में, कोई उत्सर्जन ही नहीं है, शून्य। ठीक है, तो 2050 का लक्ष्य है। हालांकि भारत ने जो है अपना लक्ष्य रखा है, भारत ने रखा स्टूडेंट 2070 का। हमारा नेट जीरो का लक्ष्य क्या है? 2070 का है ना। तो ये भी जानकारी हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। चलिए, और ये क्या है? यूनाइटेड नेशंस, इसका कई बार फुल फॉर्म भी आता है एग्जाम में। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क जो है ऑन कॉन्क्लेव जो है क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, UNFCC। हाँ, और COP 27 28, तो 28 रिसेंटली हुआ है दुबई के अंदर, जो खबरों में था। हाल ही में किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने जामुन के वृक्ष की पहली जीनोम अनुक्रमण प्रक्रिया को पूरी कर लिया है? हाल ही में वह कौन है जिसने जीनोम सीक्वेंसिंग को हाल ही में पूरा किया है? तो साथियों उस संस्था का नाम है, उस संबंधित संस्था का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एंड एजुकेशनल रिसर्च। हाँ, साइंस एजुकेशनल एंड रिसर्च, जो कि भोपाल में स्थित है। उसने जामुन वृक्ष की पहली जीनोम अनुक्रमण के प्रक्रिया को यहाँ पे पूरा कर लिया है। ठीक है, जीनोम इट्स जस्ट लाइक जैसे GM हम लोग बोलते हैं ना, जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस, तो उस प्रक्रिया को पहली बार जो है जामुन के लिए प्रयोग किया गया है। और जामुन में जीनोम अनुक्रमण को, जीनोम को सीक्वेंसिंग की जो प्रोसेस थी जामुन में, हाल ही में किसने अचीव किया इस टारगेट को भाई? तो संस्था का नाम है भोपाल की संस्था। हालांकि ये सारी संस्थाएं जो लीडिंग इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु काफी सारे रिसर्च करता है, ये भी अलग अलग मामलों में खबरों में रहता है। चक्रवात मिचांग के बारे में खबर क्या सही है? चक्रवात मिचांग के बारे में कथन सही क्या है? मिचांग का नाम थाईलैंड ने दिया था? बिल्कुल भी नहीं। मिचांग का नाम जो था साथियों ये म्यांमार ने दिया था। भारत ने इसमें राहत के लिए अपनी प्रयास भी किए थे। नेक्स्ट था कि मेडन जूलियन ऑसिलेशन एमजो के कारण जो है वो चक्रवात मिचांग जो है वो तीव्र हो गया था। ये जो टेक्निकल कंसेप्ट है ये आपको सर क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। हाँ, और अगर आसान भाषा में बोले तो एक प्रकार की मौसमी घटना है, एक प्रकार का जो ये फिनोमेना है। और इस फेनोमेना को ज्योग्राफी के अंदर जो है आपको सर समझाएंगे। मौसमी घटना है और उस घटना के द्वारा जो वो इस प्रकार का साइक्लोन रिसेंटली देखने को मिला है, जिसमें म्यांमार में बड़ी संख्या में लोगों का जो है वो निधन भी हुआ था। बहुत सारे लोग इसमें बड़ी संख्या में प्रभावित हुए थे। आगे प्रश्न है कि बताओ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटना के मामलों में बिहार का स्थान क्या है? तो साथियों बिहार जो है वो सड़क दुर्घटना में दूसरे नंबर पे आया है। बिहार हमारा किस नंबर पे है? सड़क दुर्घटना में, रोड एक्सीडेंट में सेकंड। पहला नंबर में मिजोरम है। यानी कि भारत में जो सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं वो किस राज्य में हो रहा है साथियों? मिजोरम में। और सबसे जो कम जो घटनाएं घट रही, मतलब जो सेकंड नंबर में, वो बिहार। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में हर साल प्रतिवर्ष लगभग 4 लाख लोग जो है वो सड़क दुर्घटना में शामिल होते हैं, मतलब उनका एक्सीडेंट होता है, इंजर्ड होते हैं, उनको चोट लगती है। जिसमें से लगभग 2 लाख, लास्ट रिपोर्ट है लगभग 1,68,000 के आसपास लोगों का निधन हो जाता है, हत्या हो जाती है, उनका निधन हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो सड़क दुर्घटना जो है बिहार जैसे राज्य की बड़ी समस्या है। वजह क्या है? वजह जाहिर सी बात है, और इसमें जो एज है वो भी आप देखिएगा, जानकर आश्चर्य होगा कि 25 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का डेथ का रिपोर्ट में सबसे ज्यादा आंकड़ा है। तो बहुत सारे कारण हैं, हाँ, जिसमें से एक कारण है सड़कों का अच्छा ना होना, और जो सेफ्टी है, जो सुरक्षा के मानक हैं उसका पालन ना होना, या फिर उस सुरक्षा के मानकों का सही जो है वो व्यवस्थित तरीके से उसको नहीं करना। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया है? उस संबंधित राज्य का नाम क्या है? इसका आयोजन कहां पर हुआ है? तो साथियों यह आयोजन हुआ है, जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो आयोजन हुआ था ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में हुआ है। कहां पर हुआ है साथियों? कोयम्बटूर तमिलनाडु में। बिहार से भी शामिल हुए हैं लोग, बिहार भी इसमें शामिल हुआ था। आगे प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा मुंडेश्वरी धाम के बारे में कथनों पर चर्चा करिए। मुंडेश्वरी धाम हम लोगों ने पढ़ा है ना। पहली जानकारी कि मुंडेश्वरी धाम जो है खगड़िया जिले में है क्या? खगड़िया में बिल्कुल भी नहीं है। मुंडेश्वरी कहाँ हो जाएगा स्टूडेंट? तो मुंडेश्वरी जो है वो
कैमूर जिले में होगा ना, कैमूर जिसे सासाराम भी कहते हैं शायद, तो कैमूर जिले में होगा ये। मुंडेश्वरी धाम में रोपवे बनाने के लिए अनुमानित 6265 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया जाएगा। ये जानकारी जो है स्टूडेंट, ये जानकारी यहाँ पे क्या है, सही है ना। उसके बाद 12 रोपवे के निर्माण के लिए 1265 करोड़ रुपए को यहाँ पे खर्च किया जाएगा। ये जानकारी यहाँ पे क्या है, पूर्णतः सही है। ठीक है, पहली जानकारी तो गलत थी। नेक्स्ट है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 1955 में इसको संरक्षित करने के लिए जो है वो किया था। तो इसको संरक्षित करने का जो काम था साथियों, ये 1955 में नहीं हुआ है, बल्कि इसको 1915 में ही संरक्षित करने का डिसीजन लिया गया था। तो ये गलत हो जाएगा जानकारी यहाँ पे। आगे है कि यह मंदिर वास्तुकला की बेसर शैली द्वारा निर्मित है। बेसर शैली नहीं, मंदिर निर्माण की नागर शैली द्वारा इस मंदिर का निर्माण है। बहुत ही जागृत मंदिर है, लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत है, डी भी गलत है, ए भी गलत था। सही हमारा केवल एक सेंटेंस है, और वह यह है कि मुंडेश्वरी धाम जो है उसमें रोपवे बनेंगे। आप में से जो बच्चे वहां पे गए होंगे, कई लोग गए होंगे, आप हमें कमेंट करके बता भी सकते हो। तो वहां पे देखेंगे क्योंकि पहाड़ी पे मंदिर है, बड़ी संख्या में भीड़ होती है, तो उसमें रोपवे बनाया जाएगा। एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी के बीच में जो है वो रोपवे के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन होगा, परिवहन होगा। उसको लेकर के परियोजना जो है उसको यहाँ पे लागू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न क्या है, आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में साथियों किसकी नियुक्ति हुई है। तो न्यायाधीश के रूप में हुआ है विवेक चौधरी, न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की नियुक्ति। और आप सबने जानकारी होगा कि चीफ जस्टिस जो है सीजेआई और पटना हाईकोर्ट, तो पटना हाईकोर्ट के जो सीजेआई साथियों वो है विनोद चंद्रन। क्या नाम उनका, न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन। विनोद चंद्रन एग्जाम में कई बार ऐसे सवाल भी रहा है। इस पटना हाईकोर्ट का पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश है विनोद चंद्रन। वीर गाथा प्रोजेक्ट, वीर गाथा प्रोजेक्ट के संबंध में कथनों पर विचार करिए। पहला कि यह एक वार्षिक कविता महोत्सव है, बिल्कुल भी नहीं। जिसमें आईआईटी के छात्र परमवीर चक्र विजेताओं के बलिदान पर जो है उसको महिमा मंडन करते हैं। अश्विन, यह कविता महोत्सव है, लेकिन इसमें जो है ना वो केवल परमवीर चक्र नहीं बल्कि वीरता पुरस्कार जो प्राप्त करते हैं, जो गैलेंट्री अवार्ड प्राप्त करते हैं, उन गैलेंट्री अवार्ड को प्राप्त करने वाले, जो गैलेंट्री अवार्ड के प्राप्त करता है, जो सैनिक जो वीरता से बड़े दृढ़ शक्ति के साथ रक्षा करते हुए शहीद होते हैं या सेक्रीफाइस करते हैं, उसके लिए इसकी शुरुआत हुई है। तो वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ता के लिए जो है इसकी शुरुआत हुई। तो पहली जानकारी यहाँ पे गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय के साथ सहयोग के साथ मिलकर के इसको प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0 को शुभारंभ किया है। ये जानकारी पूर्णतः सत्य है, सही है। यानी कि इसमें आपने केवल और केवल एक सेंटेंस जो है वो आप गलत देखोगे। वो सेंटेंस कौन सा है, पहला। इसमें क्या हो जाएगा, पहला इसमें जो होगा स्टूडेंट वो है कि वीरता पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं के बारे में जो है ये आयोजन होता है। और इसमें होता क्या है, इसमें स्कूल के बच्चे भाग लेते हैं और आईआईटी के द्वारा जो है आईआईटी के बच्चे जो हैं वो महिमा मंडन करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें कौन से बच्चे भाग लेंगे स्टूडेंट, जो आईआईटी के जो बच्चे हैं अलग अलग विद्यालयों के, वो सब इसमें भाग लेते हैं। और आगे जानकारी इसमें होगा कि इस वर्ष जो आयोजन हुआ है, जो वीर गाथा प्रोजेक्ट का आयोजन हुआ है, इसमें पहला स्थान है, फर्स्ट रैंक है ओडिशा का। ओडिशा ने इसमें जो टोटल मेडल जीता है, सेकंड नंबर पे बिहार है। बिहार इसमें सबसे ज्यादा कहां के बच्चों ने पुरस्कार जीते हैं, तो ओडिशा ने इसमें टोटल 8 पदक जीता है। टोटल इसने 8 इसमें पुरस्कार इनको मिला है और बिहार को 7 पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो बिहार जो है स्टूडेंट वो बिहार के 7 विजेता हैं, विनर्स हैं, और ओडिशा के 8। तो पहला दूसरा नंबर पे कौन है, ये जानकारी आपको यहाँ पे मिल चुका होगा। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा खमरी मो सिक्किम कार रैली का आयोजन हुआ है। स्टूडेंट खमरी मो का मतलब होता है हेलो सिक्किम, वहां की लोकल भाषा में इसको बोलते हैं। अदरवाइज इसका मतलब क्या है, हेलो सिक्किम, है ना। तो हेलो सिक्किम कार्यक्रम को किसने शुरू किया है स्टूडेंट, इसकी शुरुआत किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। कहां से किया गया भाई, तो इसकी शुरुआत भारतीय नौसेना के द्वारा जो किया गया स्टूडेंट वो किया गया है लोनावाला से। कहां से किया गया भाई, महाराष्ट्र में। आईएनएस जो है हमारा आईएनएस शिवाजी, उससे इसकी शुरुआत हुई है। और आईएनएस शिवाजी से इसकी शुरुआत हुआ है
लोनावाला से। हाँ, लोनावाला ऑब्वियसली महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत की गई है। नाम क्या है इस कार्यक्रम का? हेलो सिक्किम। एक कार रैली है और एक कार रैली भारतीय नौसेना के द्वारा जो है इसको संचालित किया जाएगा। हेलो सिक्किम, जाहिर सी बात है सिक्किम में जागरूकता को फैलाने के लिए, सिक्किम से इंटरेक्शंस को बढ़ाने के लिए जो है इसकी शुरुआत यहाँ पे किया गया है। आगे प्रश्न है ओडीएफ प्लस दर्जा के बारे में। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओडीएफ प्लस, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में बिहार को ओडीएफ प्लस का दर्जा दिया गया है? बिल्कुल भी नहीं। ओडीएफ प्लस का दर्जा भी बिहार को नहीं मिला है। बिहार के अलावा अन्य कई सारे ऐसे राज्य हैं जिन्हें यह दर्जा मिल चुका है। अन्य कई सारे ऐसे राज्य हैं जिन्हें यह दर्जा मिल चुका है, जैसे हिमाचल प्रदेश, असम, गोवा इत्यादि। ठीक है, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिसे ओडीएफ प्लस का दर्जा यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। ठीक है, आगे ये गलत हो गया कथन। नेक्स्ट, ओडीएफ प्लस गांव से अभिप्राय उस गांव से जिसने ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के साथ साथ खुले में शौच मुक्त की अपनी स्थिति को बरकरार रखा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? हाँ, तो इसमें जो दूसरा सेंटेंस वो क्या आ जाएगा? ऑब्वियसली ये यहाँ पे हमारा सही है। जो खुले में शौच मुक्त की अपनी स्थिति को क्या कर रहा है? बरकरार रखा। नेक्स्ट है कि भारत के 85% गांव ओडीएफ प्लस का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। उसमें भारत में 85% गांव भी ओडीएफ प्लस नहीं हुए हैं, बल्कि यहां पे देखेंगे तो केवल 75%। ठीक है, उतने ही गांव को भी ये दर्जा मिला। ये भी जानकारी गलत। तो पूछा गया सही कौन है? सही केवल 2 है। सही केवल 2 है। ये ओडीएफ प्लस गांव कौन होता है? ऐसा गांव जो अपशिष्ट का प्रबंधन करता है और खुले में शौच से मुक्त हो, है ना, खुले में शौच से मुक्त हो, ऐसे गांवों के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है ओडीएफ प्लस। तो भारत में बिहार जो है वो अभी ओडीएफ प्लस नहीं हुआ है। 75% केवल गांव अभी ओडीएफ प्लस में शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 100% गांवों को हमको ओडीएफ प्लस में लाना है, खुले में शौच कर मुक्त जो बनाना है। इसको लेकर के आपने देखा होगा कि सरकार ने कार्यक्रम चलाया जिसमें गांव में शौचालय का भी निर्माण होता है। उस शौचालय का नाम रखा गया इज्जत घर ना। सरकार ने बड़ा कैंपेन चलाया उसको लेकर के। आगे प्रश्न है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष बना है? तो स्टूडेंट भारत इसमें लगातार तीसरी बार अध्यक्ष बन गया है ना। भारत इसका जो अध्यक्ष बना है, लगातार भारत इसका तीसरी बार अध्यक्ष बना है। भारत तीसरी बार इसका अध्यक्ष बना है, 3rd टाइम्स। हाँ, तीसरी बार। और ये जो इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट जो है स्टूडेंट, ये 1977 में 1977 में इसकी स्थापना हुआ है। इट वाज एस्टैब्लिश ऑन दिस ईयर। और दूसरी जो जानकारी है कि इसमें 44 कंट्रीज, 44 देश जो है इसमें अभी शामिल हैं। कितने देश शामिल है स्टूडेंट इसमें? तो इसमें टोटल 44 कंट्रीज जो है, 44 देश इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, 44 जो देश है इसमें अभी वो शामिल है भारत के समेत। चलिए, तो एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग के लिए भारत तीसरी बार चुन लिया गया है। आगे प्रश्न होगा कि जनजातीय गौरव दिवस के संबंध में कथनों पर विचार करिए। भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने के लिए जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। बिल्कुल। झारखंड का स्थापना दिवस भी है जो बिहार से अलग हुआ है। तो अगली जानकारी है जनजातीय गौरव दिवस पर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के विकास मिशन का शुभारंभ किया गया। ये जानकारी बिल्कुल सही है ना। इस वर्ष आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम झारखंड में था। जो बच्चे न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा, वो झारखंड विजिट किए थे और वहीं पे इनका कार्यक्रम था। उसको लेकर के इसमें सही जानकारी क्या है स्टूडेंट? हमारा दोनों इसमें सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।